पेश खिदमत है कहानी सुनहरी सेब का अर्क। किसी ज़माने में मुल्क शारिस्तान पर शहनशाह शर्जील की हुकूमत थी, जो बड़ा आदिल, बड़ा रहमदिल था और अपनी रियाया का हर तरह बड़ा ख्याल रखता था। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। उसकी रियाया बड़ी खुशहाल थी। लोगों के घरों के दरवाजे दिन रात खुले रहते थे। ना उनको किसी चोर का डर था, ना राहजन का खटका। पिछली उम्र में जाकर खुदा ने शहनशाह शर्जील को एक चांद सा बेटा अता किया, तो बादशाह ने उसकी पैदाइश पर बड़ी खुशियां मनाई। शाही खजाने से लाखों रुपए गरीबों और मिस्कीनों में खिरात किए। मतवातर 40 दिन जश्न मनाया गया और शहजादे का नाम परवेज रखा गया। और जब शहजादा परवेज जवान हुआ तो शहजादा शर्जील का इंतकाल हो गया और शहजादा परवेज की ताजपोशी की तैयारियां होने लगी। इसी असना में शहनशाह शर्जील के वजीर की नीयत खराब हो गई। उसको खदशा था कि शहजादा परवेज तख्त पर बैठते ही पुराने वजीर को बरतरफ करके अपना कोई नया वजीर बना लेगा। उस नमक हराम वजीर का नाम खाकान था। उसने अंदर ही अंदर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की और उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि दौलत और ओहदे का लालच देकर उसने सिपा सलार को अपने साथ मिला लिया था और इस तरह सारी फौज उसकी हामी और मददगार बन गई थी। नमक हराम वजीर खाकान ने पहले तो शहजादा परवेज और उसकी बूढ़ी माँ मलका जर्री को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया और फिर उन दोनों के कत्ल का इरादा किया। तो दरबार के बहुत से उमरा और अकीन ने उसकी मुखालफत करते हुए कहा कि अब तक जो कुछ होता रहा हम खामोशी से तमाशाई बने देखते रहे, लेकिन अब अगर शहजादे और मलका को कत्ल किया गया तो हम सब बगावत कर देंगे और मुल्क में खाना जंगी की आग भड़क उठेगी। खाकान बड़ा चालाक और चालबाज शख्स था। उसने मलका जरी को तो कैद खाने से निकालकर उस महल में नजरबंद कर दिया जिसमें वो रहा करती थी, और शहजादा परवेज को बड़ी चालाकी और होशियारी से कैद खाने से निकालकर किसी नशावर दवा से बेहोश कर दिया। उसे लकड़ी के एक बड़े संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया और मशहूर ये कर दिया कि शहजादा परवेज कैद खाने से फरार हो गया है, जबकि खाकान ने उसको अपने दरबार का एक मुअज्जिज दरबारी बनाने की पेशकश भी की थी। इस तरह मक्कार खाकान ने अपने रास्ते से वो कांटा हटा दिया जो उसकी जान और उसके तख्त व ताज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था और उसको किसी वक्त भी सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। खाकान का ख्याल था कि मलका जरी तो बूढ़ी हो रही है और कितने दिन जी लेगी, आज नहीं तो कल अपने खावंद और बेटे की मौत के सदमे से मर जाएगी और शहजादा परवेज को दरियाई जानवर और बिफरी हुई मौजें अपना लुकमा बना लेंगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जिस संदूक में शहजादा परवेज बंद था, दरिया की लहरों पर तैरता हुआ एक ऐसी जगह किनारे से जा लगा जहां एक मछेरा दरिया में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। ये शाही मछेरा था, फकत शाही महल के लिए मछलियां पकड़ता था। उस मुल्क के बादशाह तक उसकी रसाई थी। उसने लकड़ी का संदूक खोला तो अंदर से शहजादा परवेज निकल आया। अब वो होश में आ चुका था और मरा नहीं था कि कुदरती तौर पर संदूक के ऊपर 3-4 लंबी लंबी दर्जें थीं, जिनमें से हवा गुजरकर शहजादा परवेज तक पहुंचती रही, जिसकी वजह से शहजादा परवेज का दम न घुट सका और वो अभी तक जिंदा रहा। तुम कौन हो और ये क्या माजरा है? मछेरे ने शहजादा परवेज से पूछा। शहजादा परवेज ने मछेरे को अपनी बप्ता सुनाई तो मछेरे का दिल भर आया। वो शहजादा परवेज को बादशाह सलामत के हजूर में ले गया, जहां शहजादा परवेज ने बादशाह को भी अपनी पुरदर्द कहानी सुनाकर आपदीदा कर दिया। उस मुल्क के बादशाह का नाम कामूस था। वो बड़ा रहम दिल था। वो शहजादा परवेज के साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आया और कहने लगा, अगर तुम्हारा मुल्क हमारे मुल्क के करीब ही कहीं होता तो हम अपनी फौजों को उस पर हमला करने का हुक्म दे देते, लेकिन ये बड़ा दूर दराज का मामला है। बहरहाल हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उलझन ये है कि इस मुल्क की शहजादी और हमारी प्यारी बेटी महलका बड़ी बीमार है। मुल्क मुल्क के नामवर हकीम उसका इलाज कर चुके हैं, लेकिन शिफा नहीं होती। वो बदस्तूर बीमार है और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। उसकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही। अब एक बड़ा नामवर सन्यासी आया है, उसके सन्यास की बड़ी धूमधाम है। वो शहजादी की बीमारी का इलाज जिस दवाई से करना चाहता है वो बाबून के सर की चर्बी से तैयार होगी। बाबून एक बड़े ही अजीब और खौफनाक दरिंदे का नाम है। बड़े बड़े बहादुर उसका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कोई भी उसका सर लाने की जुर्रत नहीं करता और हम बड़ी उलझन में हैं। अगर वो दवाई तैयार नहीं होगी तो हमारी अकलौती बेटी
शहजादी महलका मर जाएगी। और कामूस बादशाह जार जार रोने लगा। शहजादा परवेज का भी दिल भर आया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, बादशाह सलामत, आप रोए नहीं, आपकी खिदमत गुजारी के लिए मेरी जान भी हाजिर है। आप फिक्र न करें, किसी किस्म का बाबून का सर मैं लाऊंगा। मगर ये बड़ी खतरनाक मुहिम है, बादशाह ने कहा। मैं खतरों से नहीं डरता जहां पनाह, शहजादा परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। इस मुहिम में अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो कुछ परवाह नहीं। देखो शहजादे, तुम मुफ्त में अपनी जान ना गवाओ। तुम अगर बाबून का सर लेने जाओगे तो मारे जाओगे। नहीं जहां पनाह, खुदा ने चाहा तो मैं बाबून का सर लेकर आऊंगा। अगर आप मुझे ये बताएं कि वो बला कहाँ रहती है, हम तुमको सब कुछ बता देंगे। इस मुहिम पर जाने से पहले तुम 3 दिन तक हमारे मेहमान रहोगे। चौथे दिन हम तुमको इस तरह रुखसत करेंगे जैसे कि एक बहादुर नौजवान को किसी मुहिम पर जाते हुए रुखसत करना चाहिए। और इसके साथ ही बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शहजादा परवेज को शाही मेहमान खाने में इज्जत व एहतराम के साथ ठहराया जाए और उसको हर तरह खुश रखने की कोशिश की जाए। चौथे दिन सुबह के वक्त शहजादा परवेज महल से निकला। वो सफेद रंग के अरबी घोड़े पर सवार था। उसके सर पर सुनहरी खोल था, जिस्म पर ज़रा बख्तर, कमर से 2 तलवारें लगी हुई थीं, एक दाएं और एक बाएं तरफ, और उसके साथ 5 सिपाही थे जो कामूस बादशाह ने उस मुहिम में शहजादा परवेज के साथ कर दिए थे। उस जमाने में एक बाबून दरिंदा था, ऐसा अजीब और खौफनाक दरिंदा कि जब से दुनिया बनी है कभी किसी ने नहीं देखा था। लोगों की समझ में नहीं आता था कि उसको दरिंदा कहें या बदरूह, क्योंकि खौफनाक दरिंदा जिसको बाबून कहा जाता था बड़े भयानक और होलनाक अजदहे की नस्ल में से था। बालों के लटों की बजाय उसके सर पर बहुत से जबरदस्त सांप लहराते थे। जिंदा सांप, बल खाते, मचलते, 2 शाखा, जहरीली जुबानें बाहर निकालते। उस बाबून के दांत बड़े खौफनाक थे, उसके हाथ पीतल के बने हुए थे और उसके जिस्म पर मछली के खपरे थे। उसके 2 पर भी थे जो बड़े चमकदार थे। जब वो हवा में उड़ता था तो लोग उसको दूर से ही देखकर भाग जाते थे। और उस दरिंदे में बदतरीन खसूसियत ये थी कि जो कोई उससे आंख मिलाकर देख लेता था पत्थर बन जाता था। उस बाबून का सर लाने में शहजादा परवेज को सबसे बड़ा खतरा ये था कि वो कहीं खुद पत्थर बनकर ना रह जाए। ये बाबून समंदर के किनारे एक बड़े ही खौफनाक जंगल में रहता था, एक ऐसे जंगल में जहां इतने घने गुंजान दरख्त थे कि सूरज की रोशनी कभी जमीन पर ना पड़ी थी। दिन रात सफर करते हुए शहजादा परवेज अपने साथियों के हमराह उस जंगल में पहुंच गया तो एक जगह उसको एक बड़ा बूढ़ा शख्स मिला जिसने चोगा पहन रखा था और उसके सर पर एक अजीब तरह की टोपी थी। हाथ में सांप की तरह बल खाता हुआ असा था और उसकी कमर से एक कटार लटक रही थी। वो बूढ़ा उस जगह बुत बना खड़ा था। जब शहजादा परवेज टिकटिकी लगाए उसको देखता हुआ उसके करीब से गुजरा तो बूढ़े ने कहा, ऐ जाने वाले नौजवान, जरा रुक जाओ। शहजादा परवेज रुक गया और बूढ़े के करीब जाकर पहुंच गया और उसने उसे सलाम किया तो बूढ़े ने मुस्कुराकर शहजादे को सलाम का जवाब दिया। ऐ नौजवान, तुम कौन हो? बूढ़े ने पूछा। मैं मुल्क शारिस्तान का शहजादा हूँ, परवेज मेरा नाम है। और आप कौन हैं? परवेज ने पूछा। मैं एक फकीर हूँ बेटे, बूढ़े ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। मुझको तस्मा पा कहते हैं, इसी जंगल में पड़ा रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मगर ये तो बड़ा खौफनाक जंगल है जिसमें कभी किसी इंसान ने कदम नहीं धरा। तुम अपने साथियों के हमराह किधर जा रहे हो? मैं साईं बाबा एक मुहिम पर इस जंगल में आया हूँ। अच्छा, जरा मुझे ये तो बताओ वो मुहिम क्या है? साईं बाबा ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। और शहजादे ने मुख्तसिर तौर पर साईं बाबा को सारी रुईदात सुना दी तो साईं बाबा ने कहा, उस बाबून का सर काटना कोई आसान काम नहीं, इसमें तुम्हारे पत्थर बन जाने का खतरा है। बेहतर है तुम अपने साथियों को लेकर वापस लौट जाओ। नहीं साईं बाबा, नहीं, परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। मुझे बाबून का सर काट कर ले जाना है, नहीं तो अपनी जान दे देना है। अच्छा, तो तुम अगर मेरे मशवरे पर चलो तो पत्थर बन जाने का कोई अंदेशा नहीं रहेगा। मगर सबसे पहले तुम लोग अपनी अपनी ढाल को शीशे की तरह चमका लो, साईं बाबा ने कहा। और उनको खाने को उसने जंगल के फल दिए। परवेज और उसके साथी पत्थरों पर अपनी ढालें रगड़ने लगे, यहाँ तक कि उनकी ढालें शीशे की तरह चमकने लगी। अब साईं बाबा ने अपनी कमर से कटार खोली
और अपने हाथ से शहजादा परवेज की कमर से लगा दी। कहने लगा, इस कटार के अलावा और कोई हथियार नहीं जो बाबून को हलाक कर सके। ये फौलाद और पीतल को इस तरह काट डालेगी जैसे किसी नाजुक शाख को। परवेज ने अदब से साईं बाबा के पांव छुए और गर्दन झुकाकर शुक्रिया अदा किया तो साईं बाबा ने कहा, इस जंगल में आगे जाकर तुम्हारी मुलाकात तमाम बहनों से होगी। वो कौन है? परवेज ने पूछा। दो बूढ़ी औरतें जो तमाम बहनें कहलाती हैं। उन दोनों की सिर्फ एक आंख है, सिर्फ एक मुंह, सिर्फ एक दांत। उनके जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं। दो टांगे, दो बाजू, एक सर। वो एक साथ चलती हैं, एक साथ बैठती हैं, एक साथ सोती हैं। और जहां ये तमाम बहनें तुम्हें दिखाई दें तो बस ये समझ लेना कि बाबून तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। साईं बाबा ने कहा, मगर जनाब ये एक आंख वाला इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा। परवेज ने कहा, अब देख लोगे। साईं बाबा ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, तुम उसको देखकर बहुत हैरान होगे। मगर साईं बाबा, वो बूढ़ी औरतें एक आंख से काम किस तरह चलाती हैं? परवेज ने पूछा। वो एक आंख को बारी बारी ऐनक की तरह इस्तेमाल करती हैं। दोनों में से एक बुढ़िया जब काफी वक्त तक एक आंख को लगाए रखती है तो फिर वो उसको खाना चश्म से निकालकर दूसरी को दे देती है और वो उसे फौरन अपने चेहरे में लगाकर देखने लगती है। इस तरह दोनों बूढ़ी औरतों में से सिर्फ एक ही देख सकती है और दूसरी अंधी रहती है। तमाम बहनें इस मुहिम में तुम्हारी काफी मदद करेंगी। शहजादा परवेज ने साईं बाबा को सलाम किया और अपनी मुहिम पर रवाना हुआ। थोड़ी दूर जंगल में जाकर उसके सामने एक भयानक शक्ल खड़ी थी। एक बड़ी ही डरावनी शक्ल जो बज़ाहिर धुआं मालूम हो रही थी, लेकिन उसके खदोखाल साफ नजर आ रहे थे। और फिर थोड़ी देर में उनको अपने चारों तरफ बेशुमार डरावनी शक्लें नजर आने लगीं, जैसे बहुत सी रूहें अंधेरे में उनके आसपास मंडला रही हों। परवेज और उसके साथी घोड़ों से उतर पड़े और ये खौफनाक तमाशा देखने लगे तो एकाएक ही उनको कदमों की चाप सुनाई दी। मुमकिन है कोई गुलहरी सूखे पत्तों से गुजरकर दरख्त पर चढ़ गई हो। परवेज ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? तो उसे सामने बरगद के पेड़ की जड़ों में एक रोशन नुक्ता सा नजर आया जो उनके देखते ही देखते एक बड़ी भयानक आंख बन गया और उस आंख से नीली नीली रोशनी निकलने लगी। वो आंख जुगनू की तरह शाम के धुंधलकों में कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी और उनके देखते ही देखते बेशुमार खौफनाक नीली नीली आंखें जलने बुझने लगीं तो धुएं में शहजादा परवेज और उसके साथियों को बेशुमार ढांचे चलते हुए नजर आए। मुर्दों के ढांचे, और हर ढांचे के हाथ में कुछ ना कुछ था। किसी हाथ में टांग की हड्डी और उसके साथ ही पांव की हड्डियां भी, किसी के हाथ में खोपड़ी, किसी के हाथ में पूरे बाजू की हड्डी। और वो ढांचे एक खौफनाक नाच नाचने लगे। हड्डियां खड़खड़ाती थी और अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। उनके देखते ही देखते भयानक ढांचों ने उनको अपने घेरे में ले लिया और नाचते हुए कदम कदम उनकी तरफ बढ़ने लगे। बस अब हमारी खैर नहीं है, परवेज के एक साथी ने डर से कांपते हुए कहा। ये सब हमारा टेटवा दबाकर हमको हलाक कर देंगे। वाकई बात कुछ ऐसी ही थी। शहजादा परवेज ने भी उस खतरे को महसूस कर लिया था और सोच रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। अचानक इसी उधेड़ बुन में उसका हाथ साईं बाबा की दी हुई कटार से छू गया तो फिजा में एक बिजली सी चमकी, जिसकी चमकार से उनका घेराव करते हुए ढांचे मोम की तरह पिघल कर मट्टी में मिल गए। ये साईं बाबा की कटार को छूने की करामत थी। शहजादा परवेज को उसके साथियों ने महसूस किया कि ये कटार तो उनके लिए किसी तिलिस्मी तावीज से बढ़कर है। अगर ये कटार ना होती तो वो अब तक हलाक हो गए होते। उन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार और तेज कर दी। शहजादा परवेज अब अपने साथियों के हमराह उस खौफनाक जंगल में उस जगह पहुंच चुका था जहां लंबे लंबे दरख्त भूतों की तरह तने खड़े थे और हवा फनियर शाम की रूह फुनकारती हुई चल रही थी। हरियाली में एक चश्मा फूट रहा था। शहजादा परवेज और उसके मुहाफिज सिपाही घोड़ों से उतरे और चश्मे के पानी से अपनी प्यास बुझाने लगे। इतने में शहजादा परवेज की नजर तमाम बहनों पर जा पड़ी जो शाम के अंधेरे में सायों की तरह उनकी तरफ रींग रही थी। रोशनी बहुत कम थी। शहजादा परवेज उनको अच्छी तरह ना देख सका। सिर्फ इतना मालूम कर सका कि उनके लंबे लंबे सफेद बाल थे। जब वो करीब हुई तो देखा कि उनमें से एक की पेशानी पर एक खाना चश्म बना हुआ था। दूसरे की पेशानी में एक बहुत बड़ी चमकीली आंख थी, जैसे हीरा अंगूठी में जड़ा हुआ हो। वो दोनों एक साथ चल रही थी। बड़ी भी सलाम,
परवेज ने आंख वाली बूढ़ी औरत को सलाम किया। बूढ़ी औरत बड़ी खुश हुई और मुस्कुराकर बोली, तुम कौन हो? मैं शारिस्तान का शहजादा हूँ और नाम परवेज है। तुम इतने खौफनाक जंगल में क्यों आए हो अच्छे शहजादे? बुढ़िया ने पूछा। मैं यहाँ एक मुहिम पर आया हूँ। वो मुहिम क्या है? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। सुना है इस जंगल में एक बाबून रहता है, मैं उसका सर लेने आया हूँ। ओह, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। बेहतर है तुम वापस चले जाओ और इस इरादे से बाज आओ। नहीं नहीं बड़ी बी, मैं जान दे दूंगा, लेकिन बाबून का सर काटे बगैर वापस नहीं जाऊंगा, शहजादे परवेज ने कहा। बड़ी बी, इस मुहिम में क्या तुम मेरी कुछ मदद ना करोगी? क्यों नहीं, आओ मेरे साथ चलो, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। और वो पुरस्कार बुढ़िया शहजादे परवेज और उसके साथियों को लेकर एक गार के पास पहुंच गई, जिसके आसपास कुछ अजीबोगरीब चट्टानें थी, जिनको देखकर यही गुमान होता था कि ये जरूर किसी वक्त में जिन्नाती मखलूक की शक्ल में जिंदा होंगी और फिर किसी बहुत बड़े जादूगर ने उनको जादू से पत्थर बना दिया होगा। चट्टान का धाना ना बहुत तंग था ना बहुत चौड़ा, उसमें मकड़ी ने जाला तना हुआ था, लेकिन मकड़ी कहीं नजर ना आ रही थी। और मकड़ी का ये जाला इतना बड़ा था जितना कि मछलियां पकड़ने का जाल। और परवेज सोचने लगा कि अगर जाला इतना बड़ा है तो मकड़ी कितनी बड़ी होगी जिसका ये जाला है। गार के धाने के करीब ही दो बड़े तनावर दरख्त खड़े थे और उनकी शाखें गार पर शामियाने की तरह फैली हुई थीं और उनके डाल खला में किसी भयानक देव के बाजुओं की तरह नीचे को झुके हुए थे। शहजादा परवेज और उसके साथियों ने घोड़े उन पेड़ों के तनों से बांध दिए। इस अरसे में पुरस्कार बुढ़िया गार के अंदर दाखिल हो चुकी थी और ये अजीब बात थी कि वो मकड़ी के जाले में से बिल्कुल हवा की तरह गुजर गई और जाला ना टूटा। तुम सब मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ, बुढ़िया की आवाज गार में गूंजी। वो सब आगे बढ़े और मकड़ी के जाले में से हवा की तरह गुजर गए। शहजादा परवेज ने पीछे घूम कर देखा तो मकड़ी का जाला बदस्तूर गार के धाने पर तना हुआ था। ये क्या जादू है? शहजादा परवेज ने दिल में सोचा। ये गार कोई जादूगर तो नहीं? गार में इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था कि एकाएकी उसमें रोशनी हो गई। पुरस्कार बुढ़िया की पेशानी में लगी आंख बिजली के बल्ब की तरह जलने लगी। हर तरफ रोशनी हो गई, गार की हर चीज उनको साफ साफ दिखाई देने लगी। अब वो एक गोल से कमरे में थे जिसके एक कोने में एक बहुत बड़ा चूल्हा था, जिसके ऊपर कई मन वजन लोहे का देग की शक्ल का कोई बर्तन धरा था और चूल्हे में अजले दरख्तों के मोछे थे और उनके आसपास राख के ढेर लगे थे। यूं मालूम होता था जैसे मुद्दत से उस चूल्हे में आग नहीं जलाई गई। चूल्हे के दाएं तरफ इंसानों के ढांचों और खोपड़ों का मीनार सा था जो कि छत को छू रहा था। बाएं तरफ दीवार में एक मेहराबी ताक था, उसमें पीतल का एक बहुत बड़ा चिराग पड़ा था, जिसके गिरदा गिर्द एक बहुत बड़ा काला नाग अपना फन फैलाए कुंडली मारे बैठा था और उसकी 20 शाखी जुबान रह रह कर लहराती हुई फन से बाहर निकल रही थी। चिराग जल रहा था, लेकिन ये अजीब बात थी कि शोले की जगह धुएं की एक बल खाती लकीर ऊपर उठती हुई नाग के नथनों में घुसती जा रही थी। कमरे की शुमाली दीवार में जमीन से काफी बुलंद एक रोजन में एक उल्लू बैठा था और अपनी खौफनाक आंखें फाड़ फाड़ कर आने वालों को देख रहा था। उसके ढीले ढाले नीचे लटकते परों से यही मालूम होता था जैसे वो अब बहुत बूढ़ा हो गया है। कमरे के ऐन वस्त में लकड़ी की एक बड़ी अजीब सी अच्छी खासी मेज पड़ी थी, जिस पर एक तरफ कुछ ज़रूफ पड़े थे, कुछ जड़ी बूटियां, एक दो धारी तलवार, गेंडे की खाल की ढाल, एक कमान, एक तरकश, उसमें बहुत से तीर और कुछ बड़े दूसरे आलात पड़े थे जो शहजादा परवेज की समझ में ना आ रहे थे कि वो क्या हैं। मेज पर ऐन दरमियान में काफी बड़ी गोल सी कोई चीज पड़ी थी, जैसे हुमा का अंडा। गोल सी उस चीज का रंग सफेद था और उसके ऊपर एक गुंडी सी लगी थी जो बिल्कुल चिड़िया के अंडे की मानिंद थी। अंडे पर अंडा, एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा सा। मेज के चारों तरफ लकड़ी की कुछ अजीब शक्ल की कुर्सियां पड़ी थीं। ये सब कुछ इतना डरावना था कि शहजादा परवेज के साथियों की डर से सिट्टी गुम हो रही थी, लेकिन शहजादा परवेज इतना निडर था कि इन चीजों को देखकर लुत्फ उठा रहा था। पुरस्कार बुढ़िया एक कुर्सी पर बैठ गई और उनको भी बैठने का कहा तो वो भी सब बैठ गए और बुढ़िया उनसे बातें करने लगी, जबकि वो सब बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे।
बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम काबूस है। मेरी माँ का नाम पालूस था। वो जादूगरनी थी और मेरा बाप एक बहुत बड़ा जादूगर था। उसका नाम डोची था। जादू का इल्म मेरी माँ ने मेरे बाप से सीखा था और मुझे मेरी माँ ने सिखाया। पहले मेरा बाप मरा, उसके 4 साल बाद मेरी माँ भी मर गई। मैं दुनिया में अकेली रह गई और इस अकेलेपन से तंग आकर मैंने जादू से अपने अंदर से अपनी हम शक्ल निकाल ली। इसलिए दुनिया हमको तमाम बहनें यानी जुड़वा बहनें कहती है। अच्छी काबूस, यहाँ ये इंसानों की इतनी सारी हड्डियां क्यों पड़ी हैं? शहजादा परवेज ने पूछा। मेरी माँ इंसानों की मंबाई निकाला करती थी, काबूस ने कहा। ये एक किस्म का रोगन होता था जिससे वो अपना सालन तैयार किया करती थी। ये सुनते ही शहजादा परवेज के साथियों का मारे खौफ से यह आलम हो गया कि काटो तो लहू ना था बदन में। समझे, बस आ गई शामत। अब ये जादूगरनी हमारी मंबाई निकालेगी। एक ने डर से कांपते हुए खुसर फुसर आवाज में शहजादा परवेज के कान में कहा, भाग चलो यहाँ से शहजादे, मुझे तो ये कोई चुड़ैल मालूम होती है। अभी ये हमको बगैर छुरी के हलाल करेगी, हमारे गोश्त का कीमा कूटेगी, कबाब बनाएगी, पसंदे बनाएगी, टिक्के बनाएगी, हमारी सिरी पाँव का सालन अलहदा तैयार करेगी और बड़े मजे से खाएगी। जी हाँ, दुल्की लगाओ दुल्की, दूसरे ने सरगोशी करते हुए कहा। हम आए हैं बाबून की खाल खींचने, ऐसा ना हो ये जादूगरनी हमारी खाल खींच ले या फिर हमको मेंढक मक्खी बनाकर इस जादूगर की किसी दीवार से चिपका दे। तुम खामोश रहो, शहजादा परवेज ने दबी आवाज में उनको डांट पिलाई। शहजादे के साथियों की खुसर फुसर पुरस्रार बुढ़िया काबूस के कानों में भी पड़ चुकी थी। बोली, अरे तुम लोग डरो नहीं, यहाँ तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और शहजादे परवेज को तो मैं अपना बेटा समझती हूँ। अपने बेटे की मुहिम को कामयाब बनाने में मुझसे जो हो सकता है मैं जरूर करूंगी। फिर काबूस ने जादू की छड़ी हाथ में लेकर मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए छड़ी से मेज पर रखे हुए गोल से तिलिस्मी आईने को छुआ तो उसमें रोशनी आ गई। वो बिजली की ट्यूब की तरह जलने लगा। उसमें रोशनियों की एक कौसे कजा से झिलमिलाई और इसके साथ एक पुरस्रार झनकार सुनाई दी। तिलिस्मी आईने में एक मुनव्वर कहकशां सी बन गई जिससे थोड़ी देर में एक परी नमूदार हुई। उसने फूलों की पंखड़ियों का लिबास पहना हुआ था। सर पर गुलाब के फूलों का ताज था। उसके हाथ में एक थैली थी जो हिरन के खाल की बनी हुई थी। ये जादू की जंबील थी जो परी ने काबूस जादूगरनी के सामने मेज पर रख दी और वापस चली गई। उसके बाद दूसरी परी उड़ती हुई नमूदार हुई। उसने चांद की किरणों का लिबास पहना हुआ था। सर पर नन्हे नन्हे सितारों का ताज था। उसके हाथ में एक सुनहरी तश्तरी थी जिसमें 2 परदार जूते रखे हुए थे। तश्तरी काबूस के सामने रखकर ये परी भी वापस चली गई और फिर थोड़ी देर में तीसरी परी नमूदार हुई। उसने शबनम की झालरों का लिबास पहना हुआ था और सर पर शबनमी मोतियों का ताज था। उसने भी हाथ में एक सुनहरी तश्तरी उठाई हुई थी जिसमें कुलाह रुपोशी रखा हुआ था, जिसमें स्याह रंग का एक तुर्रा लहरा रहा था। ये परी भी वापस चली गई तो काबूस ने शहजादा परवेज से कहा, ये कुल्लाह रुपोशी है, तिलिस्मी टोपी, जिसको पहन लेने से तुम दूसरों की नजरों से गायब हो जाओगे। तुम सबको देखोगे लेकिन तुमको कोई ना देख सकेगा। और फिर काबूस ने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तिलिस्मी जूते हैं जिनको पहनकर जब तुम कहोगे परवाज करो तो तुम हवा में उड़ने लगोगे और जब तुम कहोगे परवाज बंद करो तो ये जूते तुमको जमीन पर उतार देंगे। इसके बाद काबूस ने जादू की जंबील की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके मुतालिक अभी तुम्हें बहुत कुछ बताती हूँ। पहले तुम लोग खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। आज की रात तुम लोग मेरे मेहमान हो। खाओ पियो, रात भर आराम करो। सुबह तुमको बड़ी खौफनाक मुहिम पर जाना है। और फिर काबूस ने जादू की छड़ी हिलाकर मुंह में कुछ पढ़ा तो मेज पर बड़े खूबसूरत बर्तनों में बड़े लजीज खाने पड़े हुए थे। परवेज के साथियों को बड़ी भूख लग रही थी। सबने पेट भरकर खाना खाया। सुबह होते ही काबूस ने शहजादा परवेज और उसके साथियों को रुखसत किया। वो घोड़े सर पर दौड़ाते अपनी मंजिल की तरफ चले जा रहे थे कि बड़े जोर की आंधी आ गई। दिन में रात पड़ गई। आंधी के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। बड़े बड़े तनावर दरख्त जड़ से उखड़ कर तिनकों की तरह तेजो तुंद हवाओं में उड़े जा रहे थे। आंधी में परवेज के साथी और उनके घोड़े
اڑ کر نہ جانے کہاں سے کہاں چلے گئے تھے، جبکہ شہزادہ پرویز کے گھوڑے کو بھی آندھی اڑا کر لے گئی تھی اور وہ خود ایک کھوہ میں چھپ گیا تھا۔ اور پھر جب آندھی گزر گئی اور اجالا ہوا تو شہزادہ پرویز کھوہ سے باہر نکلا۔ اسے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اپنی منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے شہزادہ پرویز نے طلسمی جوتے پہن لیے اور کہا پرواز کرو۔ اسی وقت جوتوں سے لگے ہوئے پر پھڑپھڑائے اور شہزادہ ہواؤں میں اڑنے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ زمین کو اتنا نیچے چھوڑنے کے بعد کس قدر عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ پرندے کی طرح ہوا میں پھرپھراتے پھرنے میں کتنا لطف آتا ہے۔ اڑتے اڑتے شہزادہ پرویز کو رات ہو گئی۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا، اسے گول چمکدار روپہلی چاند دکھائی دیا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اونچا ہی اونچا اڑتا چلا جائے۔ پھر اس نے نیچے دیکھا، ندیاں، نالے، دریا، پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں اور ہرے بھرے کھیت، درختوں کے اندھیرے جھنڈ سنہری چاندنی میں پڑے سو رہے تھے۔ دنیا اتنی ہی خوبصورت تھی جتنا چاند یا کوئی اور ستارہ خوبصورت ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں اب وہ سمندر پر اڑنے لگا۔ سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں، ساحل پر ان کے جھاگوں کی ایک لکیر سی بنتی جا رہی تھی۔ موجیں چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر جھاگ اڑا رہی تھیں اور شور مچا رہی تھی۔ اتنے میں پرویز کے قریب سے ایک آواز ہوا میں سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ پرویز نے اس آواز کو پہچان لیا تھا، یہ کابوس جادوگرنی کی آواز تھی۔ شہزادے، وہ رہا بابون۔ کہاں؟ شہزادہ پرویز نے چونک کر پوچھا۔ آواز نے جواب دیا، وہ جزیرہ جو تمہارے نیچے ہے، اس کے کنارے پر۔ تمہارے ہاتھ سے اگر ایک کنکر نیچے گرے تو اس کے سر پر جا پڑے گا۔ بالکل سیدھ میں نیچے 2000 فٹ کے فاصلے پر شہزادہ پرویز نے ایک چھوٹا سا جزیرہ دیکھا۔ اس کے چاروں طرف چٹانوں کا ساحل تھا۔ پرویز اس مقام کی طرف اترنے لگا۔ سمندر پر چھجے کی طرح نکلی ہوئی کالی چٹانوں کی جڑ میں نظر جما کر دیکھا تو اسے ایک چمکتا ہوا ڈھیر سا دکھائی دیا۔ یہی وہ خوفناک بابون تھا۔ سمندر کی گرج نے لوری دے کر اس کو گہری نیند سلا دیا تھا، کیونکہ اس بھیانک بلا کو ایسی بھیانک لوری دے کر سلانے کے لیے تو اتنے شور کی ضرورت تھی جسے کوئی اور سنے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ بابون کے فولادی کھپروں پر چاندنی چمک رہی تھی اور سنہری پروں پر بھی، جو ڈھیلے ہو کر ریت میں پھیل گئے تھے۔ اس کے خون خوار پیتل کے پنجے، جن کو دیکھ کر خوف آتا تھا، ایک چٹان کو دبوچے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر بالوں کے بدلے جو سانپ تھے وہ بھی سوئے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، اگرچہ ان میں سے کوئی کوئی کبھی بل کھاتا، اپنا سر اٹھاتا اور اپنی دو شاخہ زبان لپلپاتا، پھنکار مارتا اور پھر ساتھیوں میں دب کر مل جاتا۔ بابون کسی دیو پیکر ہیبت ناک درندے سے مشابہ تھا، عظیم الجثہ، کسی سنہرے پروں والے درندے کی طرح، خوبصورت بھی اور بدصورت بھی، اور ان سب خصوصیات کے علاوہ اس میں کچھ انسانی شباہت بھی موجود تھی۔ بس اب وقت آ گیا کام کرنے کا، جلدی کرو، اگر یہ بلا جاگ گئی تو سمجھو کہ قصہ ختم ہوا۔ پرویز کے کانوں میں کابوس جادوگرنی کی آواز پڑی۔ پرویز نے کمر سے کٹار کھینچی اور نیچے اتر گیا تو اس کے کان میں کابوس جادوگرنی کی آواز پڑی، یہی ہے بابون، اسے کہیں دیکھ نہ لینا، تم نے دیکھا تو بس سمجھو کہ تم پتھر بنے۔ اس کے چہرے اور جسم کا عکس اپنی ڈھال میں دیکھو۔ کابوس جادوگرنی نے اس کی ڈھال کیوں چمکوائی تھی، اس کا مقصد پرویز کی سمجھ میں اب آیا تھا۔ ڈھال کی سطح میں بابون کا عکس وہ بغیر کسی اندیشے کے دیکھ سکتا تھا، اور عکس وہاں موجود تھا، خوفناک چہرہ چمکتی ڈھال میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چاندنی اس پر پڑ رہی تھی اور اس کے بھیانک پن کو اور بھی اجاگر کر رہی تھی۔ اب سانپ اس کی پیشانی پر بل کھانے لگے تھے۔ بابون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ بلا کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو، اور پھر ایکا ایکی اس نے اپنے سفید دانت غصے میں چبائے اور پیتل کے خونخوار پنجے ریت میں گڑ دیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سانپ بھی بابون کے خواب سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بل کھا کر الجھی ہوئی گتھیاں بن گئے تھے، غصے میں لہرانے لگے تھے، اور ان کے پھنکارے مارتے سر بغیر آنکھیں کھولے ابھر آئے تھے۔ بس اب تم اس بلا پر جھپٹ پڑو، کابوس جادوگرنی نے، جو نظر نہیں آ رہی تھی، پرویز کے کان میں پھر کہا۔ جب نیچے اترنے لگو تو اپنی ڈھال میں دیکھتے رہو، اور ہاں،
اس کا خیال رہے کہ تمہارا پہلا وار خالی نہ جائے۔ ڈال میں بابون کے چہرے کے عکس پر نظریں جمائے پرویز ہوشیاری سے آگے بڑھا۔ جو وہ قریب ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی بلا کا سانپوں بھرا سر اور فولادی جسم زیادہ بھیانک ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ بلا سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر آ گیا تو اس نے اپنی تلوار اٹھائی۔ اسی وقت بابون کے سر پر جتنے بھی سانپ تھے سب کے سب اسے ڈسنے کے لیے اوپر اٹھ گئے اور بابون نے اپنی آنکھیں کھول دیں، مگر وہ دیر میں جاگا۔ کٹار بڑی تیز تھی، بجلی کی طرح چمک کر گری اور بابون کا سر کٹ کر اس کے دھڑ سے الگ جا پڑا۔ تو اسی لمحے کابوس جادوگرنی کی آواز آئی، شاباش بہادر شہزادے، جلدی سے اپنی جادو کی زنبیل میں اس کا سر ڈالو۔ پرویز کو بڑا تعجب ہوا کہ چھوٹی سی تھیلی میں بابون کا اتنا بڑا سر کیسے آ گیا۔ وہ بڑا خوش تھا، اس نے بابون کا سر حاصل کر لیا تھا۔ اس نے طلسمی جوتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو ملک کرمان کے بادشاہ کاموس کے دربار میں اتار دیں اور طلسمی جوتے شہزادے کو لے کر اسی لمحے ملک کرمان کی طرف پرواز کرنے لگے۔ بادشاہ کاموس بڑی بے چینی سے شہزادہ پرویز کا انتظار کر رہا تھا۔ جب شہزادہ پرویز اس کے دربار میں پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بابون کا سر مل جانے کی خوشی میں بادشاہ نے ملک میں ایک دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا اور اسی وقت چاروں طرف نقیب روانہ کر دیے کہ وہ اعلان کریں کہ کل صبح شاہی محل کے میدان میں بابون کے سر کی نمائش کی جائے گی۔ نقیب اور ہرکارے شہر کی بازاروں اور گلیوں میں نرسنگے اور سرنائیں بجاتے ہوئے یہ اعلان کرنے لگے، خلقت خدا کی، حکم بادشاہ کا، کل صبح شاہی محل کے میدان میں بابون کے سر کی نمائش کی جائے گی، لوگوں کو دیکھنے کی عام اجازت ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی لوگ شاہی محل کے سامنے میدان میں جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ تھوڑی دیر میں سارا میدان انسانوں سے بھر گیا۔ بادشاہ کاموس اپنے امیروں، وزیروں اور نامور سنیاسی کے ساتھ ایک چبوترے میں مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف ایک اور مسند تھی جس پر شہزادہ پرویز بیٹھا تھا۔ بڑی چہل پہل ہو رہی تھی۔ ہمیں بابون کا سر دکھاؤ، بابون کا سر دکھاؤ، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا اور بادشاہ نے شہزادہ پرویز کو اشارہ کیا کہ وہ لوگوں کو بابون کا سر دکھائے۔ شہزادہ پرویز جادو کی زنبیل لیے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، چبوترے میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا تو ہر طرف سے تالیوں اور آوازوں کا شور بلند ہوا۔ شہزادہ پرویز نے جادو کی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور بابون کا سر نکال کر بلند کیا، جس کو دیکھتے ہی کئی کمزور دل لوگ بے ہوش ہو گئے اور کئی بزدل لوگ ڈر سے مر گئے۔ شہزادہ پرویز کامیاب واپس لوٹا تھا۔ اس خوشی میں رات کو ایک شاندار جشن منایا گیا جس میں کاموس بادشاہ نے شہزادے کو ایک خلت فاخرہ اور سونے کے دستے والی تلوار اعزاز میں دی۔ بابون کا سر نامور سنیاسی کو دے دیا گیا۔ اس نے بابون کے سر سے دوائی تیار کی جس کے استعمال سے 15 دن میں شہزادی کی پرانی بیماری دور ہو گئی تو اس کو ایک نئی بیماری نے دبوچ لیا، اور نئی بیماری یہ تھی کہ شہزادی کا سرخ گلاب چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کو زیادہ سونے کی بیماری ہو گئی تھی۔ وہ دن رات سوئی رہتی تھی، 8 دن بعد نیند سے بیدار ہوتی تھی، 6 گھنٹے جاگتی رہتی تھی، کھاتی پیتی تھی، غسل کرتی تھی، کپڑے بدلتی تھی اور پھر سو جاتی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب بیماری تھی جس نے بادشاہ کی بیٹی کو دبوچ کر بادشاہ کو پہلے سے زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ نامور سنیاسی نے بڑی بڑی بوٹیاں استعمال کی کہ شہزادی مہلکہ کسی طرح صحتیاب ہو جائے، لیکن کوئی دوائی کارگر نہ ہو سکی تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی کو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے اس کو سنہری سیب درکار ہیں جن کا عرق نکال کر شہزادی کو پلایا جائے گا، وہ دنوں میں تندرست ہو جائے گی۔ مگر سنہری سیب لانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ سنہری سیب کون لائے جو کہ باغ ارم میں لگے تھے، اور باغ ارم دیوستان میں تھا۔ دیوستان دیووں کی بستی جہاں دیو رہتے تھے اور اژدہا اس کثرت سے تھے کہ خدا کی پناہ، کسی انسان کا وہاں زندہ پہنچ جانا اور سنہری سیب لے آنا ممکن ہی نہ تھا۔ قرائے فال ایک بار پھر شہزادہ پرویز کے نام پڑا تو اس نے بھرے دربار میں بیڑا اٹھایا کہ وہ دیوستان میں جائے گا اور سنہری سیب لائے گا۔ دوسرے دن ملک میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ شہزادہ پرویز سنہری سیب لانے کے لیے دیوستان جا رہا ہے۔ اس کو بڑی شان سے رخصت کیا جائے گا، اور پھر دوسرے دن جبکہ سورج طلوع ہو چکا تھا اور سنہری دھوپ چاروں طرف پھیل رہی تھی، شہزادہ پرویز بڑی شان سے شاہی محل سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں جادو کی زنبیل تھی۔
एक कंधे पर कमान और दूसरे पर तरकश पड़ा था। उसने एक बहुत बड़े और खौफनाक शेर बब्बर की खाल लपेट रखी थी। ये शेर उसने बाबून का सर लेकर वापस आते हुए एक जंगल में खुद मारा था। तलिस्मी जूते और कुल्लाह रुपोशी यानी गायब होने की टोपी उसने जंबील में डाली हुई थी। रुखसत करते हुए बादशाह ने मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता उसकी हिफाजत के लिए साथ करना चाहा, लेकिन शहजादा परवेज ने सिपाहियों को साथ ले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अकेला इस मुहिम पर जाएगा। अब कि वो किसी घोड़े पर सवार नहीं था, बल्कि पैदल चल रहा था। बादशाह और उसके अमीर वजीर उसके साथ पैदल चलते हुए उसे वहां तक छोड़ने आए जहां शहरी आबादी खत्म हो जाती थी और एक घना गुंजान जंगल मीलों तक फैला हुआ था। कोई निस्फ मील के फासले पर उस जंगल में एक खुशनुमा झील थी और उसके किनारों पर जो जंगली दरख्त थे उनका पूरा अक्स उसकी शफाफ सतह में उतर रहा था। इसके साथ ही दूर की पहाड़ियों की चोटियों की तस्वीर भी साफ पानियों के शीशे में नजर आ रही थी। इस पूरे मंजर पर खुशगवार धूप फैली हुई थी, कहीं कहीं हल्की सी धुंध थी। चलते चलते शहजादा परवेज एक वादी में पहुंचा जिसमें छोटा सा एक चश्मा रमा था। वादी तंग थी और उसके ढहलवान पहलू जो चश्मे के किनारों से ऊंचे होते चले गए थे, घने दरख्तों से ढके हुए थे। शाह बलोत और चनार के दरख्त ज्यादा थे। इतने गुंजान दरख्त और उनकी उलझी हुई शाखों के छितारे जो चश्मे पर छाए हुए थे, उनका अंधेरा इतना गहरा था कि यहाँ शाम का धुंधलका फैला हुआ मालूम होता था। इसी वजह से उस चश्मे को काला चश्मा कहते थे। उसके पास बैठकर शहजादा परवेज ने कुछ जंगली फल खाए और चश्मे का ठंडा मीठा पानी पिया। हवा के हल्के हल्के झोंके आ रहे थे, उनमें जंगली फूलों की खुशबू बसी हुई थी। फल खाकर और चश्मे का पानी पीकर शहजादे की तबीयत शगुफ्ता हो गई। उसने जादू की जंबील से जादू की जूतियां निकाली और उनको पहनकर देविस्तान की तरफ परवाज करने लगा। शहजादा परवेज परवाज करता हुआ एक दरिया पर से गुजरा तो उसने देखा कि चंद जवान औरतें बैठी फूलों के हार गूंद रही थीं। शहजादा परवेज उनके करीब ही दरिया किनारे उतरा और कहने लगा, मैं अजनबी हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इरम के बाग को यही रास्ता सीधा है? जवान औरतें मजे मजे की बातें कर रही थीं, फूलों के हार बना रही थीं, एक दूसरी को पहना रही थीं और ऐसा मालूम होता था कि उनकी नाजुक उंगलियों में किसी किस्म का जादू है जिनसे फूल छूते ही ज्यादा खुश रंग और खुशबूदार हो जाते थे और उनके रंग चमक जाते। परवेज ने सवाल किया तो उनमें से एक ताज्जुब से बोली, इरम का बाग, मालूम होता है तुम अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि वो बाग देविस्तान में है और वहां अजदहे भी बेशुमार है। मैं पूछती हूँ तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? अच्छी खातून, एक शहजादी बड़ी बीमार है और उसकी बीमारी का बस एक ही इलाज है कि उसको सुनहरी सेबों का अरक पिलाया जाए। शहजादी के बाप कामूस बादशाह ने मुझे सुनहरी सेब लाने को कहा है, मगर ये तो बहुत खतरनाक काम है। एक नहायत ही खौफनाक अजदहा जिसके 100 सर हैं, सोने के सेबों वाले दरख्त के नीचे बैठा उसकी हिफाजत करता रहता है। तुम उसका कुछ ख्याल ना करो अच्छी खातून। बचपन से लेकर जवान होने तक मेरा ये दिलचस्प मशगला रहा है कि सांपों और अजदहाओं का मुकाबला करता रहा हूँ। जवान औरत ने शहजादे के कंधों से लटकते कमान, तरकश और बब्बर शेर की खाल को जिसे उसने लपेट रखा था और से देखा और फिर उन्होंने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी कि ये अजनबी पहलवान दिखाई देता है जो दूसरे आदमियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इससे वाकई ये तवक्को की जा सकती है कि ये इस मुहिम को सर करेगा। मगर वो अजदहा जिसके 100 सर थे, भला कौन सा इंसान ऐसा होगा, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जो इस बला के जहरीले दांतों से बच निकले? ये लड़कियां बड़ी रहमदिल थीं। उनको शहजादे परवेज पर रहम आ गया कि अजदहा के 100 भूखे मुंह उस बेचारे को चट कर जाएंगे। सबने यक आवाज होकर कहा, वापस चले जाओ, अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हें जिंदा सलामत देखकर तुम्हारी माँ को खुशी होगी। ये सुनकर शहजादा परवेज ने उनको कोई जवाब ना दिया। करीब ही एक पहाड़ी थी, आधी जमीन में धसी हुई आधी जमीन से बाहर। शहजादा परवेज ने कमर से कटार खींची और उसका एक भरपूर वार किया तो पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या तुम नहीं समझती कि एक ऐसे ही जरब से अजदहा के परखचे उड़ जाएंगे? शहजादा परवेज ने लड़कियों से कहा। यह कहकर वो हरी हरी घास पर बैठ गया और उनको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगा
کہ बचपन में वो एक जंगजू की फौलादी ढाल में लिटा कर झुलाया जाता था। वो ढाल उसका झूला थी। एक दफा वो ढाल में लेटा हुआ था कि दो बड़े सांप फर्श पर रेंगते हुए आए और अपने खौफनाक जबड़े फाड़कर उसे निगलने झपटे। लेकिन उस चंद महीने के शीर ख्वार ने अपने एक एक हाथ में एक एक सांप को लेकर ऐसा दबाया कि वो सांस घुटकर मर गए। दूसरा काम जो उसने बचपन में किया वो ये था कि वो एक बड़े हैबतनाक मौलिक जानवर ऊद बलाओं से लड़ा। उसके 9 सर थे और उन सब में नहायत तेज दांत थे। लेकिन बागे इरम के अजदहा के जानते हो 100 सर हैं, लड़कियों में से एक बोली। शहजादा परवेज ने जवाब दिया, घबराओ नहीं अच्छी खातून, ऊद बलाओ दरिंदा उससे ज्यादा खौफनाक था। जैसे ही मैं उसका एक सर काटता उसकी जगह दूसरा निकल आता और फिर उसका एक सर तो ऐसा था कि कट जाने के बाद भी वो पहले की तरह पूरी शिद्दत से डसे जाता था। इसलिए मैंने मजबूर होकर उसे एक पत्थर के नीचे दबा दिया और यकीनन वो आज तक वहां जिंदा होगा। लड़कियों ने ये जांच करके कहानी लंबी चलेगी रोटी और अंगूरों का खाना उसको पेश किया ताकि अजनबी शहजादा कहानी सुनाते हुए ताजा दम होता रहे। शहजादा परवेज ने मजे मजे के अंगूर खाते हुए सांस लेने के लिए रुके बगैर उनको कहानी सुनाते हुए कहा, बचपन में मैंने पूरे 12 मील तक एक बड़े तेज रफ्तार बारहसिंगे का पीछा किया। आखिर में उसके सींग पकड़कर उसे जिंदा घर उठा लाया और फिर मैं एक अजीब नस्ल के लोगों से लड़ा जो आधे घोड़े और आधे आदमी थे और उन सबको मैंने हलाक कर दिया। औरतों में से एक ने हंसकर कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे कारनामे बड़े अजीब हैं। अच्छी खातून, यकीन जानो मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। ठीक है, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम सच्चे हो। चलो आगे कहानी सुनाओ, दूसरी लड़की बोली। परवेज ने कहानी जहां छोड़ी थी वहीं से फिर शुरू कर दी। बचपन में तीर चलाने की मशक करते हुए मैंने बड़े बड़े मोजी परिंदों को तीर का निशाना बनाया है और मैंने 6 पांव वाले आदमी अंबर से भी मुकाबला किया था। यकीन जानो ये बड़ा ही निराला और दहशतनाक किस्म का आदमी था। कुछ फासले से उसके कदमों की आवाज सुनने से यूं मालूम होता था जैसे बहुत सारे आदमी चले आ रहे हों। जब शहजादा परवेज अपने कारनामों की दास्तान सुना चुका तो उसने लड़कियों के चेहरों को गौर से देखा कि वो कहीं उसका मजाक तो नहीं उड़ा रही। इतने में एक लड़की बोली, शहजादे, यकीनन तुम बड़े बहादुर हो और तुम्हारे कारनामे भी बड़े अजीब हैं। अब हमको ये कुछ अजीब बात मालूम नहीं होती कि तुम इरम के बाग से सुनहरी सेब ला सकोगे। दूसरी लड़की फूलों का ताज लेकर आगे बढ़ी और बोली, आओ बहनों, हम इस बहादुर को फूलों का ताज पहनाएं। उसके बाद उन्होंने फूलों का खुशनुमा ताज उसके सर पर रख दिया तो शहजादा परवेज बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, अच्छी लड़की हो, अब जबकि तुम मेरी बहादुरी के कारनामे सुन चुकी हो, मुझे बताओ कि मैं इरम के बाग तक कैसे पहुंच सकता हूँ। क्या तुम इतनी जल्दी जाना चाहते हो? एक लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे अब रुखसत होना चाहिए, शहजादा परवेज ने कहा। अच्छा तो हम तुम्हें बताती हैं, लड़कियों ने कहा। पहले तुम समंदर के किनारे जाकर बूढ़े खुसट का पता चलाओ और उसे मजबूर करो कि तुम्हें वो सुनहरी सेबों का पता बताए। बुढ़े खुसट का सुनकर शहजादा परवेज को हंसी आ गई। बुढ़ा खुसट? उसने हंसते हुए कहा। ये बुढ़ा खुसट कौन है? अरे तुम ये भी नहीं जानते? एक लड़की ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। वो समंदर का बादशाह है। उसकी 60 बेटियां हैं। उनके बालों का रंग समंदर की तरह सब्ज है। वो मछलियों की तरह तैरती हैं। तुम उस समंदरी बुड्ढे खुसट से बात करना। उसने सारे समंदर खंगाल रखे हैं। वो इरम के बाग की एक एक बात जानता है क्योंकि ये बाग उस जजीरे में है जहां वो अक्सर जाया करता है। अच्छा तो ये बुढ़ा खुसट कहाँ मिलेगा? शहजादा परवेज ने पूछा। जब लड़कियों ने उसका आता पता बताया तो शहजादा परवेज ने उनका शुक्रिया अदा किया और वो फौरन अपने सफर पर रवाना हो गया। शहजादा परवेज मुसलसल सफर करता रहा, वादियों और पहाड़ों को अबूर करता रहा, सनसनाते हुए जंगलों में से गुजरता रहा। आखिर एक जगह पहुंचकर उसको समंदर के गरजने की आवाज सुनाई देने लगी। कान में लहरों का शोर पड़ते ही उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और थोड़ी देर में वो समंदर के किनारे जा पहुंचा जहां बड़ी बड़ी मौजें बल खाती आती और रेत पर सफेद झाग की लंबी लंबी झालरें छोड़ जाती।
साहिल के एक सिरे पर एक खुशगवार मकाम था जहां सब्ज बेलें एक चट्टान पर चढ़ी हुई थीं। चट्टान की जड़ से समंदर तक हरी हरी घास का एक कालीन सा बिछा हुआ था और उस घास में खुशनुमा नन्हे नन्हे फूल खिले थे। और इत्तेफाक तो देखो कि वही बुड्ढा खुसट उसे वहां सोता दिखाई दिया। शहजादा परवेज दबे पांव उसके करीब चला गया। सचमुच ये वही बुड्ढा खुसट था जो करीब से कोई ऐसा जानवर मालूम हो रहा था जो समंदर में रहता हो, क्योंकि उसके हाथ पैरों पर खपरे थे, बिल्कुल मछली की तरह के, और बतख की तरह उसके हाथ और पैर की उंगलियों के दरमियान पतली सी खाल थी और उसकी लंबी सब्जी माइल दाढ़ी समंदरी घास से मुशाबा थी। शहजादा परवेज चुपके चुपके उसके करीब पहुंच गया और उसका एक हाथ और एक पांव पकड़कर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बताओ, इरम के बाग का कौन सा रास्ता है? बुढ़ा खुसट हड़बड़ाकर चौंक गया तो शहजादा परवेज को ऐसा मालूम हुआ जैसे बुढ़ा उसकी गिरफ्त से निकल गया है और वो अब बारहसिंगे का एक अगला एक पिछला पांव पकड़े खड़ा है। लेकिन शहजादा परवेज ने अब भी अपनी पकड़ ढीली ना की। फिर बारहसिंगा गायब हो गया। उसके बदले एक बड़ा सा समंदरी परिंदा फड़फड़ाने लगा, चीखने लगा। शहजादा परवेज उसका एक पर और एक पंजा पकड़े हुए था। उसके फौरन बाद उसकी जगह एक डरावना 3 सर वाला कुत्ता गुर्राने लगा, भौंकने लगा। लेकिन शहजादा परवेज ने उसे छोड़ा नहीं। फिर 1 मिनट के बाद बजाय 3 सर वाले कुत्ते के अब परवेज के हाथों में 12 टांगों वाला इंसानी जानवर था। परवेज ने उसको भी मजबूती से पकड़े रखा तो रफ्ता रफ्ता वो भी रफू चक्कर हुआ और एक बड़ा सा सांप उसकी जगह आ गया। ये सांप परवेज की गर्दन और जिस्म पर लिपट गया। वो अपनी दो मुंह पर हवा में उछालता और अपने खूनख्वार जबड़े इस तरह फाड़ता गोया उसको पूरा का पूरा निगल जाएगा। ये बड़ा भयानक मंजर था, मगर शहजादा परवेज की हिम्मत जरा पस्त ना हुई। उसने सांप को ऐसा भींचा कि वो मारे दर्द के फुनकारे मारने लगा। बुढ़ा खुसर शहजादा परवेज को डराने के लिए कैसी कैसी शक्लें बदल रहा था। अगर वो जरा सी ढील दे देता तो बुढ़ा यकीनन ऐसा गोता मारता कि समंदर की तह में जा बैठता। मगर शहजादा परवेज ने हिम्मत ना हारी, इसलिए बुढ़े ने यही मुनासिब समझा कि फिर अपनी शक्ल इख्तियार करे। चुनाचे अब वही मछली जैसा बतख की सी झिल्ली वाले पांव का इंसान ठोड़ी पर समंदरी घास का गुच्छा लटकाए वहां मौजूद था। इतनी सारी शक्लें बदलने में वो थक गया था। सांस काबू में आते ही बुड्ढे ने पूछा, ये तो बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझको इतने जोर से क्यों भेंच रहे हो? मुझे फौरन छोड़ दो वरना मैं समझूंगा तुम बड़े बदतमीज आदमी हो। शहजादे ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम शहजादा परवेज है और तुमको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सुनहरे सेबों के बाग का रास्ता ना बता दो। बुड्ढे ने सोचा, ये कोई बड़ा जिद्दी नौजवान है। ये जो कुछ पूछ रहा है उसे साफ साफ बता देना चाहिए। बूढ़े ने कुतुबनुमा की तरह समतें बदलते हुए कहा, तुम्हें यूं जाना होगा, फिर यूं, यहां तक कि तुमको एक बड़ा लंबा द्यो दिखाई देगा जो बादलों को कंधे पर उठाए हुए होगा। अगर उस द्यो का मिजाज ठीक होगा तो वो तुम्हें बताएगा कि सुनहरी सेबों का असल बाग दरअसल कहाँ है। और जब तुम उस देव से मिलो तो उसे कहना कि मुझे तागूत बूढ़े ने भेजा है। ये कहकर शहजादा परवेज कहने लगा, अगर उस देव का मिजाज दुरुस्त ना हुआ तो मुझे उसे दुरुस्त करने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और मुआफ करना बड़े मियाँ, मैंने तुम्हें बड़े जोर से भींचा। कुछ अजब नहीं कि आपकी कोई हड्डी पसली टूट गई हो। नहीं, अभी तक तो खैरियत है, लेकिन अब अगर तुमने धींगा मुश्ती की तो यकीनन मेरी हड्डियां चटखा दोगे। शहजादा परवेज ने बुड्ढे का शुक्रिया अदा किया और चल दिया। अब उसके सामने झाग उड़ाते समंदर के सिवा और कुछ नहीं था। अचानक बहुत दूर हद्दे निगाह पर उसने कोई चीज देखी जो पहले वहां मौजूद नहीं थी। वो बड़ी तेजी से चमक रही थी, लम्हा ब लम्हा ज्यादा बड़ी और ज्यादा चमकदार होती जा रही थी। जब वो बिल्कुल करीब आ गई तो परवेज ने देखा कि एक बड़ा सा प्याला या कटोरा है जो या तो सोने का बना है और या फिर पीतल का। समंदर की लहरों पर बहता हुआ वो कटोरा इतना बड़ा था कि उसको नापा नहीं जा सकता था। और ये अजीब बात थी कि पीतल पानी में नहीं तैर सकता, लेकिन वो तैर रहा था। शहजादा परवेज के करीब पहुंचकर वो कटोरा किनारे से आ लगा और ऐसी गरज पैदा हुई जैसे हजारों तोपें बेक वक्त चल जाएं।
اتنا حیران کن منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پیتل کے کٹورے سے دھوئیں کا بادل اٹھنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ڈراؤنی گونج سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں دھوئیں سے پہاڑ جتنا اونچا ایک دیو نمودار ہوا۔ وہ بادلوں میں لیٹا ہوا تھا اور اس نے سر پر بھی بادل اٹھائے ہوئے تھے اور اس کے پیروں کے گرد ایک جنگل کھڑا تھا اور بادلوں کی جگہ درخت اس کے پاؤں کی انگلیوں اور پنڈلیوں میں اگے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ دیو بادل کی طرح گرجا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں شہزادہ پرویز ہوں اور سنہرے سیبوں کے باغ کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ دیو نے ایک گرجتا ہوا کہا لگایا۔ معلوم ہوتا ہے تم بڑے بے وقوف ہو جو اتنی خوفناک مہم پر گھر سے نکل پڑے ہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیو کی کمر کے گرد کالے کالے بادلوں میں گرج اور چمک پیدا ہوئی اور اس سے زور کا طوفان آیا کہ اب دیو کا ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف دیو کی پیمائش نہ ہو سکنے والی ٹانگیں دکھائی دے رہی تھیں جو طوفان کی تاریکی کو چیرتے ہوئے بادلوں کے اوپر نکل گئی تھی۔ اس سارے وقت میں دیو کچھ بولتا ہی رہا مگر اس کی بڑی گہری اور بھاری آواز بجلی کے تڑاخوں اور گرج گونج کے ساتھ پہاڑوں کے اس پار چلی گئی۔ یہ طوفان جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے ختم بھی ہو گیا اور دیو کی گرجتی ہوئی آواز پھر سنائی دی۔ میں اطلس ہوں، دنیا کا سب سے طاقتور آدمی، اور میں نے آسمان کو اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ شہزادہ پرویز بولا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا تم مجھے سنہرے سیبوں کے باغ کا راستہ بتا سکتے ہو؟ تمہارا وہاں کیا کام ہے؟ دیو نے گرج کر پوچھا۔ مجھے 3 سنہری سیب چاہیے، پرویز نے جواب دیا۔ دیو بولا، ارم کے باغ میں سوائے میرے اور کوئی جا کر سنہرے سیب نہیں لا سکتا۔ اگر یہ آسمان اٹھائے رہنے کا ذرا سا کام نہ ہوتا تو میں 5-7 قدم چل کر تمہیں لا دیتا۔ شہزادہ پرویز نے کہا، تم بڑے مہربان ہو، کیا یہ آسمان اس پہاڑ پر نہیں لٹکا سکتے؟ کیوں نہیں؟ یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ دیو نے بادلوں کی دنیا کو پہاڑ پر ٹکا دیا۔ اپنا بوجھ ہلکا کر کے اس نے انگڑائی لی۔ اس کے بعد اس جنگل میں سے اپنے پاؤں نکالے جو اس کے گرد اگ آیا تھا۔ پہلے ایک پاؤں، پھر دوسرا، پھر اس نے اچھلنا کودنا اور ماری خوشی کے ناچنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنی بلندی تک وہ اچھلا، پھر اتنے زور کے دھماکے سے زمین پر اس کے پاؤں پڑے کہ زمین لرزنے لگی۔ پھر وہ ہنسا اور یہ ہنسی بادل کی سی گرج تھی جو پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ دور دور تک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دیو اور اس کے بہت سارے بھائی مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنے میں دیو سمندر میں اترا۔ پہلے قدم میں 10 میل اور پانی اس کی پنڈلیوں تک آیا، دوسرے قدم میں بھی 10 میل، اب پانی گھٹنوں سے کچھ کمر تک آیا، اور تیسرے قدم پر 10 میل، اور جس پر پانی اس کی کمر تک آ گیا۔ اتنے فاصلے سے دیو کا کہا پھر گونجا جیسے وہ قریب ہی کھڑا ہنس رہا ہو، اور واقعی وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ یعنی وہ 3 قدم اٹھا کر جتنے میل دور نکل آیا تھا اب ایک قدم میں اتنے ہی میل واپس آ گیا تھا۔ دیو نے ایک اور کہا لگایا اور کہنے لگا، مدت سے کسی انسان کا گوشت نہیں چکھا تھا، تم سے میری بھوک تو نہ مٹے گی، بہرحال ناشتہ ہی صحیح۔ اچھا، خبیث تو یہ ارادے ہیں تمہارے، سر سے یہ بوجھ اسی لیے ہلکا کیا تو نے۔ خیر تو یاد رکھ، میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اور دونوں میں دست بدست لڑائی ہونے لگی۔ اس دیو میں یہ عجیب بات تھی کہ ہر بار جب وہ گر کر زمین سے چھوتا تو پہلے سے 10 گنا زیادہ طاقت اس میں آ جاتی۔ جب وہ ضرب کھا کر زمین پر گرتا اور جب وہ دوبارہ اٹھتا تو زیادہ قوی، زیادہ خوفناک اور ہتھیار چلانے میں زیادہ ہوشیار ہو جاتا۔ اگر شہزادہ پرویز کے پاس جادو کی زنبیل نہ ہوتی تو وہ دیو اس کو اب تک اپنا معمہ بنا چکا ہوتا، لیکن جادو کی زنبیل اسے بچائے جا رہی تھی۔ دیو اطلس بڑا طاقتور تھا، زیادہ دیر اس سے لڑتے رہنا شہزادہ پرویز کے بس کی بات نہ تھی۔ فوراً اسے بڑے دور کی سوجھی۔ اس نے زنبیل سے جادو کی غائب ہونے والی ٹوپی نکال کر سر پر رکھ لی۔ وہ دیو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس نے کمر سے کٹار کھینچی اور کھچا کھچ ایک کے بعد ایک کئی وار کیے تو دیو کٹے ہوئے پتنگ کی طرح زمین پر گرا۔ بڑے زور کا دھماکہ ہوا جیسے آسمان زمین پر گر پڑا ہو۔ دیو بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ شہزادہ پرویز نے سر سے جادو کی ٹوپی اتار دی۔ دیو اس کی نظروں کے سامنے آ گیا اور بولا، اگر تم نے مجھے سنہرے سیبوں کے باغ کا پتہ نہ بتایا تو تجھے ابھی بکرے کی طرح ذبح کر دوں گا۔
अरे खबीस, तूने मुझे क्या समझा था? अभी तो मैंने तुम पर सिर्फ एक हथियार बरता है, ऐसे ही 120 हथियार जादू की इस जंबील में पड़े हैं। खुदा के वास्ते मुझे ज़िबा ना करना। मैं हार गया, तुम जीत गए। सुनहरी सेबों का बाग यहाँ से कोई 10 मील के फासले पर है। सीधे समंदर के किनारे किनारे चले जाओ। शहजादा परवेज मुस्कुराया और बोला, मिसल मशहूर है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। देखा, उल्टी सीधी दो पड़ी तो आ गए ना सीधे रास्ते पर। बस अब यहाँ पड़े रहो और अपने जख्म चाटते रहो। और शहजादा परवेज समंदर के किनारे किनारे चल पड़ा। समंदर के किनारे किनारे शहजादा परवेज अभी कोई 2 मील दूर ही गया होगा कि उसने रेत के ढेर पर एक बोना देखा जो रेत में घरौंदे बना रहा था और उसके करीब ही छोटी सी एक मटकी पड़ी थी। शहजादा परवेज उसके करीब पहुंचकर रुक गया तो बोने ने सर उठाकर उस पर एक उचटती हुई नजर डाली और यूं हंस दिया जैसे घंटी बजती है, टन टन टन। शहजादा परवेज बड़ा हैरान हुआ, बोला, ए नन्हे मियाँ, तुम घंटी हो या इंसान? बोने को फिर हंसी आ गई, कहने लगा, मेरा नाम नन्हे मियाँ नहीं, छंगलू है। शहजादा परवेज को हंसी आ गई और बोला, अजीब नाम है। और तुम्हारा क्या नाम है? बोने ने पूछा। मेरा नाम है परवेज, शहजादे ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। मैं मुल्क शारिस्तान का शहजादा हूँ, मगर शक्ल से तो चिड़ी मार मालूम होते हो, बोने ने कहा। शहजादा परवेज को गुस्सा आ गया, तुंद लहजे में बोला, अरे माशा भर के इंसान, क्या बकते हो? मैं चिड़ी मार नहीं, देव मार हूँ। अभी अभी एक बड़े ही भयानक देव अतलस को ऐसे चरके लगा कर आया हूँ कि मरते दम तक याद रखेगा कि किसी बहादुर से वास्ता पड़ा था। अतलस के घायल होने की खबर सुनकर छंगलू बोना मेंढक की तरह खुशी से उछला, चक फेरियां लेते हुए नाचने लगा। ए लट्टू की औलाद, ये क्या हो रहा है? लट्टू की तरह घूमने क्यों लगे हो? परवेज ने कहा। बोना छंगलू बोला, ए मियाँ शहजादे, खुदा तुमको बड़ी लंबी उम्र दे। ये तुमने ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि जी चाहता है इसी खुशी में बस नाचता ही चला जाऊं। ये नामुराद अतलस देव तो हम दोनों को यूं छील छील कर खाता था जैसे इंसान चलगोजे खाते हैं। यहाँ हम दोनों की एक बस्ती थी जो उस देव ने बिल्कुल बर्बाद करती है। अब तक वो हजारों बोने खा चुका है। हमारे घर उसने अपने पांव तले रोंद कर तबाह कर डाले हैं और हम जमीन की सतह को छोड़कर रेत के घरौंदों में बहुत नीचे रहने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, तो रेत का ये घरौंदा इसी गर्ज से बना रहे हो? शहजादा परवेज ने कहा। और क्या, इससे पहले भी मैंने एक घरौंदा बनाया था, शंगलू ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। लेकिन पिछली रात एक आदमखोर बिज्जू कहीं से उसमें आ घुसा। न जाने कितने मुर्दे खाकर आया था। पेट उसका भरा हुआ था, वरना मुझे भी खा जाता। नामुराद सारी रात दांत दिखाता रहा। सुबह होने से पहले ही मैं उस घरौंदे को छोड़कर चला आया कि अब उसे भूख लगेगी तो मेरा ही नाश्ता करेगा। अब तुम फिक्र ना करो, गिद्ध, चीले और कौवे उस नामुराद का नाश्ता करेंगे, शहजादा परवेज ने कहा। अब बोना फुदक कर रेत के एक तोदे पर खड़ा हो गया। उसने मुंह से एक ऐसी आवाज निकाली जैसे बिगल बज रहा हो और शहजादा परवेज ने दिल में सोचा, अरे ये तो कोई बैंड मास्टर का बच्चा मालूम होता है। ये बोने ने अपनी आवाज में एक किस्म का खतरा दूर होने का सायरन बजाया था। बस फिर क्या था, रेत के घरौंदों में छुपे हुए बोने निकलने लगे जैसे कीड़े मकोड़े बिलों से निकलते हैं। वो सब छंगलू के गिर्द जमा हो गए तो उसने बोनों को बताया कि ये है वो बहादुर जंगजू जिसने अतलस देव को हलाक करके हम सबको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया है। अब हमें कोई खतरा नहीं है, हम अपनी बस्ती को फिर आबाद कर सकेंगे। सब बोने खुशी से उछलते हुए शहजादा परवेज के गिर्द जमा हो गए, एक गीत गाने लगे, जबकि दूसरे कुछ बोने घरौंदों से अपने नन्हे नन्हे साज उठा लाए थे। वो सब अपना ऑर्केस्ट्रा बजाते हुए नाचने लगे। उनका गीत शहजादा परवेज की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके नाच से वो बड़ा लुत्फानंदोज हो रहा था। और फिर जब बोनों का नाच खत्म हुआ तो छंगलू ने कहा, ए बहादुर शहजादे, बताओ हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं? तुम अपना मुल्क छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? शहजादा परवेज ने जवाब दिया, मैं सुनहरी सेब लेने आया हूँ। तुम में से अगर कोई बाग इरम का रास्ता जानता हो तो मुझे बता दे। और छंगलू ने जवाब दिया, बहादुर शहजादे, इस खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं तुम्हें इरम के बाग में ले चलूंगा। सब बोने ये चाहते थे कि शहजादा परवेज चंद दिन उनका मेहमान रहे और वो उसकी खातिर तवाज़ा कर सकें, लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके इरम के बाग में पहुंचना चाहता था। छंगलू को साथ लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया।
शहजादा परवेज और शंगलू पहाड़ी की जंगल से ढकी हुई चढ़ाई पर चढ़ते चले गए। दरख्तों में पूरे पत्ते अभी नहीं आए थे, सिर्फ कोंपलें फूटी थीं। नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों के ढेर जा बजा लगे हुए थे। उनमें से कहीं कहीं बड़े बड़े काई लगे पत्थर सर निकाले झांक रहे थे। गिरे हुए दरख्तों के तने ना जाने कब से पड़े गल रहे थे। जाड़े की तूफानी हवाओं की गिराई हुई शाखें चारों तरफ बिखरी हुई गल सड़ रही थीं। शहजादा परवेज और शंगलू पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां गेंद की शक्ल का खासा मैदान था, जिस पर कुछ दूर एक मकान और बाड़ा बना हुआ था, जिसके ऊपर ऊन जैसे सफेद बादल हवा में फड़फड़ा रहे थे। और मगरिब की तरफ नीले पहाड़ों का एक सिलसिला था, जो इस मकान के पस मंजर में बड़े भले मालूम हो रहे थे। शहजादा परवेज और छंगलू उस मकान में घुस गए, जिसके सहन में एक फवारा छूट रहा था और सहन के फर्श में चमकते हुए पत्थर लगे हुए थे। फवारे के करीब उनको एक बूढ़ा और एक उधेड़ उम्र का शख्स दिखाई दिया। एक छोटा सा लड़का भी खेलता फिर रहा था और एक लड़की पानी में एक मटकी को गोता दे रही थी। शंगलू और शहजादा परवेज उसके करीब चले गए और पानी पिलाने की दरख्वास्त की। लड़की ने उनको पानी पिलाया तो शहजादा परवेज ने कहा, बड़ा मीठा पानी है, क्या तुम मेहरबानी करके बताओगी इस फव्वारे का कोई नाम है या नहीं? लड़की ने कहा, हाँ, इसका नाम पीरीनी का फव्वारा है, जो कभी इस दादी के बादशाह की बेटी थी, लेकिन एक जादूगरनी चुड़ैल ने उसको अपने जादू से फव्वारा बना दिया और उसका बाप यानी वो बादशाह अपनी बेटी के गम में उसी फव्वारे के हौज में डूबकर मर गया। इतने में वो बूढ़ा और उधेड़ उम्र का मर्द भी वहां आ गया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? बूढ़े ने शहजादे से पूछा। मैं शारिस्तान का शहजादा परवेज हूँ और सुनहरी सेब लेने के लिए आया हूँ। मगर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जान का खतरा है। इरम के बाग में एक खौफनाक अजदहा सुनहरी सेबों का पहरा देता है। तो फिर क्या है, मैं अब तक बहादुरी के कई कारनामे दिखा चुका हूँ, अजदहे से नहीं डरता। आप ये बताएं कि आप कौन हैं? मैं गडरियों के कबीले का सरदार कारगन हूँ। ये मेरा एक कारिंदा कमोनी है और ये है मेरी बेटी सोसन। मैं अपने परवार घोड़े बिजली की तलाश में यहाँ आया हूँ और उसे तलाश करता फिर रहा हूँ। एक दिन वो अपनी लगाम तोड़ाकर ऐसा भागा कि वापस नहीं आया। मैंने सुना है कि वो इस वादी में कहीं छुपा हुआ है और फवारे के इस हौज से पानी पीने आता है। बूढ़े कारगिन ने उसको बताया। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। कारगिन ने परवेज को बताया कि उसका घोड़ा बिजली बर्फ की तरह सफेद है, उसके बड़े खूबसूरत चांदी जैसे पर हैं। वो इतना वहशी, इतना तेज और हवा में उड़ते वक्त इतना सुबक हो जाता है कि बादलों में परवाज करने वाला उकाब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया भर में उसका जवाब नहीं। वो देखो बाबा, पानी में एक अक्स दिखाई दे रहा है। एकाएकी सोसन की आवाज कारगिन के कानों में पड़ी। कारगिन ने फवारे के झिलमिलाते आईने में देखा तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी बहुत ऊंचे उड़ते परिंदे का अक्स है, जिसके चांदी जैसे पर धूप में चमक रहे हैं। कारगिन बोला, कितना शानदार परिंदा है और फिर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, हालांकि बादलों से कहीं ऊंचा उड़ रहा है। ये परिंदा नहीं बाबा, सोसन ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ये तो हमारा घोड़ा बिजली है। कारगन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से आसमान की तरफ देखा, मगर उसे ना तो कोई बड़ी चिड़िया दिखाई दी और ना घोड़ा, क्योंकि वो रुई के गालों ऐसे बादलों में छुप गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही चीज दिखाई दी। वो बादलों से होले होले नीचे उतर रही थी, मगर अब भी जमीन से कोसों दूर थी। कारगिन ने अपनी बेटी सोसन का हाथ पकड़ा और दुबक कर पीछे हट गया। फवारे के चारों तरफ जो झाड़ियां उगी हुई थीं, उनमें सब छुप कर बैठ गए। ये बात नहीं थी कि वो किसी खतरे से डर रहे थे और न किसी घोड़े में इतनी मस्ती देखी थी। वो एक मर्तबा बिजली ने रुककर हवा को सूंघा, उसके कान खड़े हो गए। उसने सर उछाला और चारों तरफ देखा, जैसे उसे किसी खतरे का शुबा हो रहा हो। लेकिन जब कुछ नजर ना आया और ना कुछ सुनाई दिया तो वो फिर अपने खेलकूद में लग गया। उसने थकान की वजह से नहीं, बल्कि महज आराम करने के लिए बिजली ने अपने पर समेटे और मुलायम सब्जे पर लेट गया। झट लौट कर चित हो गया और हवा में उसके चारों सुम लटक गए। कितना दिलकश था ये नजारा। वो सब ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने अपना सांस तक रोक लिया था। वो जब खूब लौट चुका तो आखिर में सीधा हो बैठा और घोड़ों की तरह उठने के इरादे से उसने अपने अगले पांव आहिस्ता आहिस्ता फैला दिए। शहजादा परवेज को पहले ही से ख्याल था कि परवार घोड़ा अब आराम कर चुकने के बाद ऐसा जरूर करेगा। इसलिए वो झाड़ी में से झपटा
और कूद कर उसकी पीठ पर बैठ गया। हाँ, वो परवार घोड़े पर सवार हो चुका था। बिजली ने अपनी पीठ पर बोझ महसूस करते हुए जस्त लगाई तो सांस लेने से पहले शहजादा परवेज ने अपने आप को 500 फुट ऊंचाई पर पाया। परदार घोड़ा बिजली अब भी ऊंचा उड़ा चला जा रहा था। गुस्से और खौफ से लर्ज रहा था और बार बार खुरखुराता था। वो फिजा में चढ़ता चला गया यहाँ तक कि एक बादल में घुस गया। फिर वो बादल में से निकलकर बिजली की तरह नीचे इस तेजी से चला गोया खुद अपने आप को और सवार को किसी चट्टान से टकरा टकरा कर पाश पाश कर देगा। उसके बाद उसने हजारों ऐसी वहशियाना अजीबोगरीब हरकतें की कि शायद ही किसी घोड़े ने की हो। कभी वो सीधा उड़ता चला गया, कभी ऊपर को, कभी आड़ा, कभी पीछे को। कोहर के एक ढेर पर वो अगले पैरों को उठाकर अलिफ हो गया और हैरत की बात यह है कि उसके पिछले पांव किसी चीज पर भी टिके हुए नहीं थे। उसने जोर जोर से दुलतियां झाड़ी, सर टांगों में दे लिया और पर ऊपर उठा दिए। जमीन से कोई 2 मील ऊपर उसने एक कलाबाजी लगाई, इस तरह के जहां शहजादा परवेज का सर होना चाहिए था वहां उसकी एड़ियां थीं और आसमान ऊपर दिखाई देने की बजाय उसको नीचे दिखाई दे रहा था। बिजली ने अपना सर घुमाकर शहजादा परवेज के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और उसने काट खाने के लिए जोर से मुंह मारा। बाजू इस जोर से फड़फड़ाए कि उनमें से चांदी के कई पर निकलकर जमीन की तरफ गिरते चले गए। अब परदार घोड़े ने एक ऐसी कलाबाजी लगाई कि शहजादा परवेज के नीचे से साफ निकल गया और नीचे झाड़ियों में छुपे ये तमाशा देखने वालों का रंग फक हो गया। उन्होंने समझा शहजादा इतनी ऊंचाई से थोड़ी देर में नीचे गिरेगा तो उसकी हड्डी बोटी नजर नहीं आएगी और छंगलू की आंखों में तो आंसू आ गए थे। बस अब खैर नहीं शहजादे की, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और फौरन ही वो कह कहे मारता हुआ उछलने लगा। परवेज के पांव में तिलिस्मी परदार जूते अपना काम दिखा रहे थे। शहजादा उसी रफ्तार से परदार घोड़े के साथ साथ उड़ा जा रहा था और थोड़ी दूर जाकर उसने बिजली को कानों से पकड़कर उसे प्यार से पुचकारा और उचक कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। फिर उसने जादू की जंबील में हाथ डाला और कहा, मुझे लगाम चाहिए, और जादू की जंबील से लगाम निकल आई। शहजादे ने लगाम परदार घोड़े के मुंह में दे दी तो लगाम लगते ही वो ऐसा नरम पड़ गया जैसे उम्र भर परवेज के हाथ ही से खाता रहा हो। बिजली ने पलटकर परवेज को देखा और परवेज ने घोड़े की तरफ, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और गुस्से की वो आग जो अभी थोड़ी देर उसकी आंखों में भड़क रही थी बुझ चुकी थी। परवेज ने उसके सर को थपका, ढारस बंधाने के कुछ अल्फाज कहे। परवेज को अपनी पीठ पर से गिराने की कोशिश में बिजली बहुत दूर निकल गया था और इतने में कि उसके मुंह में लगाम पड़े वो एक ऊंचे पहाड़ के करीब पहुंच गया था। उस पहाड़ की चोटी घोड़े का मस्कन थी। चोटी पर उतरकर वो सब्र से खड़ा हो गया ताकि सवार जब चाहे उसकी पीठ पर से उतर पड़े। परवेज फौरन घोड़े पर से कूदकर नीचे खड़ा हो गया मगर उसकी लगाम मजबूती से पकड़े रखी। उधर कारगन, छगलू, सोसन और अपने कारिंदे के साथ उस पहाड़ की तरफ भाग निकला जो वहां से करीब ही था। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच गए लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में उसे काफी देर लगी। भाई, खुश कर दिया शहजादे, कारगन ने उसे लिपटाते हुए कहा। दुनिया में बड़े बड़े बहादुर देखे थे लेकिन तुम सा नहीं देखा था। शहजादे, हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल करो, सोसन मुस्कुराकर बोली। ये थामो लगाम अपने घोड़े की और मैं चला। हमें अभी काफी लंबा सफर करना है, शहजादा परवेज ने कहा। नहीं शहजादे नहीं, छंगलू बीच में बोल पड़ा। इरम का बाग यहाँ से बहुत करीब है। ये पगडंडी बस तुम ये समझो उस बाग के पास एक झील पर खत्म होती है। अच्छा जनाब, अब इजाजत दीजिए, शहजादा परवेज ने कारगिन से कहा। वो बोला, अच्छे शहजादे, यहाँ से 20 मील के फासले पर वादिये मिर्गा की हरी भरी चरागाहें मेरी हैं। इस मुहिम से वापसी पर तुम वहां जरूर आना। तुम हमारे मेहमान होगे और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और फिर रस्मी जुमलों के साथ वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक जगह उनको रसभरी के पौधे नजर आए। हरे हरे पत्तों में लाल पीली रसभरियां लटक रही थीं। छंगलू ने बहुत सी तोड़ ली और चटखारे मारते हुए खाने लगा। बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए वो दोपहर तक ऐसे मकाम पर पहुंच गए कि एक काला पहाड़ और उसकी गहरी अंधेरी वादियां दिखाई देने लगी। काले पहाड़ की गहरी अंधेरी वादियों में झांकते हुए परवेज ने इलाके का दूर दूर तक जायजा लिया और उसकी तारीख वादियों में नजर डाली। इब्तदा में कोई गैर मामूली बात पेश नहीं आई।
ये एक जंगली, वहशतनाक और संगलाख सतह मुर्तफा थी। उसमें चट्टानों वाली पहाड़ियां ही पहाड़ियां थीं। वादी के ज्यादा हमवार हिस्से में जले हुए मकानों के खंडर थे, वहीं वो होलनाक खंडर जिनमें कहीं कहीं चौपाओं और इंसानों के ढांचे बिखरे हुए थे। अब हम इरम के बाग के करीब पहुंच गए हैं, शंगलू ने खुशखबरी सुनाई। परवेज खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, हाँ, ये सारी तबाही उसी अजदहे ने फैलाई है, शंगलू ने कहा। लेकिन वो मूजी है कहाँ? परवेज ने पूछा। वो कहाँ है? अभी दिखाई देगा, शंगलू ने कहा। जब बाग दिखाई देगा तो वो भी दिखाई देने लगेगा। पहली नजर में वादियों, पहाड़ों और चट्टानों के गारों में कोई खास बात दिखाई ना दे रही थी। कुछ भी नहीं, बस सिर्फ धुएं के 3 बल खाते बगुले, धुएं के बगुले जो किसी ऐसी चीज से जो गार से मुशाबे थी निकलते दिखाई देते और हवा में चढ़ते जाते, और पहाड़ की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ये 3 बगुले मिलकर एक हो जाते। ये गार उनके नीचे कोई 1000 फुट के फासले पर था, काफी गहरा था और भयानक। ये धुआं जो रेंगता हुआ ऊपर चढ़ रहा था, उसमें गंदी, सांस घोंटने वाली गंधक की बू थी, और वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। जमीन पथरीली थी, गिर जाने का अंदेशा था, लेकिन वो संभल संभल कर चल रहे थे। और जब वो नीचे पहुंचे तो थोड़े फासले पर गार का मुंह था, जिससे धुएं के बगुले निकल रहे थे, और गार के अंदर अजीबुल खलकत खौफनाक जानवरों का ढेर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा था। उनके जिस्म इस कदर करीब करीब थे कि वो उनको अलग अलग शनाख्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके सरों से अंदाजा लगाया कि उनमें से एक बहुत बड़ा सांप था, दूसरा एक खौफनाक शेर बब्बर, और तीसरा एक मकरूह शक्ल का बकरा। बब्बर, शेर और बकरा सो रहे थे। सांप जाग रहा था और अपनी शोलाबार आंखों से चारों तरफ घूर घूर कर देख रहा था। धुएं के वो तीनों बगुले दरअसल इन तीनों सरों के नथनों से खारिज हो रहे थे। यही वो 3 सरों वाला खौफनाक अजदहा था। सांप, बब्बर, शेर और बकरा 3 अलहदा अलहदा जानवर नहीं थे, बल्कि एक ही बला थे, भयानक और दिल दहला देने वाले। उसका 2/3 हिस्सा सो रहा था, मगर उसके पंजों में एक हिरन था जिसको आधा वो बला खा चुकी थी। शहजादे, यही वो बला है, शंगलू ने डर से कांपते हुए सरगोशी में कहा। बाप रे बाप, अब क्या होगा? जो होगा दुनिया देखेगी, तुम डरो नहीं और खामोश रहो, परवेज ने कहा। इतने में वो अजदहा जाग गया। उसके तीनों सर उभर कर सीधे हो गए और उनसे बड़े बड़े शोले निकलने लगे। इससे पहले कि शहजादा परवेज सोचता कि अब क्या करे, ये बला गार से निकलकर एकदम उस पर उछल कर आई। उसके बड़े बड़े पंजे फैले हुए थे और सांप जैसी दुम जहर से बल खा रही थी। अगर परवेज फुर्तीला ना होता तो उसके हमले की झपट में आ जाता और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। अजदहे ने इतना जोर मारा कि दुम के सिरे पर खड़ा हो गया। उसके पंजे हवा में चल रहे थे और तीनों सर आग उगल रहे थे। उफ़ो, किस कदर जोर से वो धाड़ रहा था, फुनकारे मार रहा था और चीख रहा था। इस अरसे में शहजादा परवेज ने कमर से जादू की कटार खींची और डट गया। उधर अजदहा जितना ऊंचा जमीन से हो सकता था हुआ के हवा में लहराया। इधर परवेज ने पैंतरा बदला और जब अजदहा उसकी जद में आ गया तो परवेज ने अजदहा पर कटार का हाथ मारा, जो खाली गया। अजदहा लहरा कर एक तरफ हट गया था। अजदहे ने आग उछाली। अब परवेज फुर्ती से एक तरफ हट गया और कटार का वार किया, जो कारगर साबित हुआ। अजदहे का बकरे का सर तकरीबन कट गया था, सिर्फ तस्मा लगा रह गया था और वो बेजान नजर आ रहा था। लेकिन उसकी कसर यूं पूरी हो गई कि सांप का सर और बब्बर शेर का सर दोनों ने मुर्दा सर का तस्मा अपने अंदर ले लिया और पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ आग उगलने लगे, फुनकारे मारने लगे और धाड़ने लगे। शाबाश बहादुर शहजादे, शंगलू ने उछलते हुए कहा। शाबाश, ऐसा ही एक हाथ और, इस मोजे की फुनकारे खत्म कर दो, धड़ाना बंद कर दो। अब शहजादा परवेज ने जादू के परदार जूतों से काम लिया। वो उड़ता हुआ तीर की तरह अजदहे पर झपटा और उसके करीब से गुजरते हुए बाकी सरों पर एक भरपूर हाथ मारा। लेकिन इस बार अजदहे ने अपने पंजे से शहजादा परवेज के शाने में गहरा शगाफ कर दिया और दूसरे पंजे से उसकी पिंडली को कुछ जख्मी कर दिया। लेकिन शहजादा परवेज ने हौसला न हारा। अब के अजदहा के बबर शेर के सर को ऐसा मोहलिक जख्म लगाया कि उसका मनका लटक गया, तो उससे आग निकलना बंद हो गई और उसमें रह रहकर गाढ़े काले धुएं के दायरे से निकलने लगे। मगर सांप का सर यही एक बाकी रह गया था, जो पहले से दुगना तिगना खौफनाक और तुंद हो गया था। उसने 500-500 गज लंबे शोले छोड़ने शुरू किए
और ऐसी शदीद रख्त फुनकारें मारी कि कान फटे जाते थे, जैसे बड़े जोर की आंधी चलने लगी हो। शहजादा परवेज ने अपने जख्म की परवाह न की। इस अरसे में दूसरा सर खोने के बाद अजदहा शिद्दत तकलीफ और बेपनाह गुस्से से बिफर गया था। कुछ जमीन पर और कुछ हवा में वो इस कदर झुंझला रहा था कि ये बताना मुश्किल था कि वो जमीन पर था या हवा में था। उसने अपने सर के जबड़े और फैला लिए। जब शहजादा परवेज उसके करीब पहुंचा तो अजदहा ने आग का एक जबरदस्त बगुला छोड़ा, लेकिन शहजादा परवेज एक तरफ हट गया और एक और भरपूर वार किया तो अजदहा का ये सर भी कटकर नीचे गिर गया। लेकिन वो हवा में बल खाकर एक चट्टान से लिपट गया और इस कोशिश में कि अपने पंजे अपने दुश्मन में गाड़ दे, उसका धड़ बिल्कुल सामने आ गया। शहजादा परवेज भी उससे गाफिल ना था। अजदहे पर उसने एक के बाद एक 3 वार किए तो फौरन ही अजदहे की दुम की गिरा खुल गई। उसकी गिरफ्त चट्टान पर ढीली पड़ गई और वो नीचे गिर गया। मगर यह अजीब बात थी कि आग जो उसके अंदर भड़क रही थी बुझ जाने की बजाय और ज्यादा भड़क उठी और उसकी लाश को जलाने लगी, और फिर थोड़ी सी देर में उसकी लाश जलकर राख हो गई और आग आप ही आप बुझ गई। शहजादा परवेज ने अजदहे पर भी फतह हासिल कर ली थी। छंगलू खुशी से उछलते हुए उससे लिपट गया था। वो मारा, एक बहुत बड़ी बला को मारा। छंगलू ने शहजादे की पीठ ठोंकते हुए कहा, जवाब नहीं तुम्हारा, तुम इंसान नहीं कोई जिन हो। अरे जिन के कुछ लगते। अब तू ये बता बागे इरम कहाँ है? ये गार बागे इरम का दरवाजा ही तो है और ये मोजी इसका पहरेदार था, किसी को अंदर ना घुसने देता था। लेकिन अब खुली छुट्टी है, चलो अंदर चलो। ये कहते ही छंगलू गार में घुस गया तो शहजादा परवेज ने कहा, ए माशा भर के इंसान ठहर जा, इस गार में उसका कोई भाई ना पड़ा सो रहा हो जो हमको चुपके से दबोच ले। अब कुछ नहीं है, छंगलू ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, अब कोई खतरा नहीं, कोई बला नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ शहजादे, मैं तुम्हें बाग में ले चलता हूँ। और शहजादा परवेज भी उसके पीछे पीछे उस गार में चलने लगा जिसमें हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। शंगलू के साथ शहजादा परवेज गार से उस पार जा निकला तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा पुरफिजा बाग है जिसमें दरख्तों के साथ सुनहरी सेब लगे हुए हैं। वाह वाह, इरम का बाग, कितने खुशनुमा सेब लगे हुए हैं। शहजादा परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, शंगलू मियाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मुझे सुनहरी सेबों के बाग में ले आए हो। बातें फिर करेंगे बहादुर शहजादे, पहले तुम जल्दी से सेब उतार लो, ऐसा ना हो कोई और बला बीच में टपक पड़े और ये काम अधूरा रह जाए। तुम ठीक कहते हो और मैंने देखा है कि तुम बड़े मुफीद मशवरे देते हो, शहजादा परवेज ने कहा और सुनहरी सेब तोड़ने लगा। उसने 7 सुनहरी सेब तोड़कर जादू की जंबील में डाल लिए और छंगलू से पूछा, कहो छंगलू, सेब खाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो इन्हें बस देखकर ही खुश हो जाऊंगा। ये जादू के सेब हैं, इनको खाने से ना जाने क्या हो जाए। शहजादे, मैं तुमको मशवरा देता हूँ, ये सेब मत खाना। शहजादा परवेज को फूलों का बड़ा शौक था और इरम के बाग में ऐसे ऐसे फूल खिले थे जो ना तो उसने आज तक देखे थे और ना सूंघे थे। अब वो छंगलू के साथ उस बाग की सैर करने लगा। हर तरफ खुशनुमा फूल खिल रहे थे और या फिर मुंह बंद कलियों की शक्ल में थे। बाग के ऐन वस्त में एक हौज था और उसके करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर से एक झरना हौज में गिरता था और हौज के आसपास लंबे लंबे दरख्त तने हुए थे जिसके साए हौज के पानियों में बड़े दिलकश लग रहे थे। वो दोनों हौज के किनारे बैठकर बातें करने लगे तो एकाएक ही हौज के पानियों में जलतरंग सा बजने लगा और वो हैरत से हौज में झांकने लगे। पानी की सतह पर बेशुमार दायरे से उभर रहे थे और फिर उनमें से बुलबुलों की अफशा सी छूटी और उसके साथ ही एक संदूक उभर आया। संदूक? छंगलू के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हाँ, बड़ा ही खुशनुमा संदूक है, मगर ये किसका है? शहजादा परवेज ने कहा। अब क्या खबर किसका है, मगर वो हमारी तरफ आ रहा है, छंगलू ने कहा और वो दोनों बड़े गौर से संदूक को देखने लगे जो किसी खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ था जिसकी गहरी और खुशनुमा धारियां पूरी सतह पर फैली हुई थीं और सतह ऐसी जगमग कर रही थी कि वो उसमें अपना मुंह देख सकते थे। उस पुरस्रार संदूक के हाशियों और किनारों पर नहायत दीदा रेजी से कंदाकारी की गई थी। हाशिए के गिर्दा गिर्द खूबसूरत परिंदों की शक्लें बनी हुई थी। ये सब चीजें इस खूबी से संदूक में बनाई गई थी कि देखकर तबीयत खुश होती थी। सबसे खूबसूरत फूल ढकने के बीच में उभार कर बनाया गया था और उसके इधर उधर और कुछ नहीं था। पुरस्रार संदूक किनारे से आ लगा था। शहजादा परवेज ने उसे खींच कर बाहर निकाल लिया और उसे खोलने लगा तो छंगलू ने कहा, शहजादे, इसे मत खोलो,
क्या खबर, क्या है इसके अंदर? डरो मत छंगलू, संदूक खोलने में भला क्या अंदेशा है। संदूक खोलो और देखो कैसी कैसी खूबसूरत चीजें इसके अंदर हैं। ये संदूक बंद तो था, लेकिन उसमें ना कुफल लगा हुआ था और ना कुफल की किस्म की कोई और चीज, बल्कि उसमें सुनहरी डोरी की एक बड़ी पेचीदा गिरा लगी हुई थी। लेकिन उस गिरा के ना तो सिरे का पता था और ना इख्तिताम का। कोई गिरा इतनी चालाकी से आज तक नहीं लगाई गई होगी और ना उसमें इतने उलझाव डाले गए होंगे जितना के इसमें थे। उसको खोलने में होशियार से होशियार उंगलियां भी धोखा खा जाती थीं। ताहम इस गिरा की दुश्वारी ही की वजह से शहजादा परवेज को और भी तरगीब हुई कि गिरा को गौर से देखे। वो दिल में सोच रहा था कि संदूक के अंदर क्या है और इसके अंदर आखिर हो भी क्या सकता है। पहले तो छंगलू ने संदूक को उठाना चाहा, मगर वो बड़ा भारी संदूक था। छंगलू जैसा माशा भर का इंसान भला उसे कहाँ उठा सकता था। उसने जोर लगाकर संदूक के एक सिरे को जमीन से चंद इंच ऊपर उठाया और फिर खासे जोर के धमाके से उसे छोड़ दिया। तो एक लम्हे के बाद उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे संदूक में कोई चीज हिल रही है। उसने बिल्कुल ही करीब कान लगाकर सुना। अंदर से दबी दबी सरगोशी की आवाज कतई सुनाई दे रही थी, या फिर छंगलू के कान बज रहे थे, या ये उसके दिल की धड़कन थी। वो अपने आप को मुतमईन ना कर सका कि उसने कुछ सुना था या नहीं। जब वो पीछे हटा तो उसकी नजर सुनहरी डोरी की गिरा पर पड़ी। छंगलू ने दिल में कहा, जिसने ये गिरा लगाई है वो बड़ा पेचीदा दिमाग का आदमी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसे फिर भी खोल लूंगा। मैंने तय कर लिया है कि कम से कम डोरी के दोनों सिरे जरूर मालूम कर लूंगा। ये कहकर उसने सुनहरी गिरा को अपनी उंगलियों में लिया और उसकी पेचीदगियों को बड़ी गौर से देखने लगा। बगैर किसी इरादे के और खूब जानते हुए कि वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी उसे खोलने की कोशिश में मसरूफ हो गया। इतने में शाखों से चांद की किरणें छन छन कर आने लगी, तो इत्तफाकन उसने गिरा को एक तरह की मरोड़ी दी, जिसका नतीजा हैरत अंगेज निकला। सुनहरी डोरी खुद ब खुद अपने पेच खोलती चली गई, जैसे किसी मंतर से, और संदूक खोलने में अब कोई रुकावट ना रही थी। छंगलू ने हैरत से कहा, ऐसी अजीब बात तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं भला दोबारा इसको कैसे बांध सकता हूँ? गिरा बांधने की उसने दो एक बार कोशिश की, मगर यह काम उसके बस का नहीं था। डोरी आप ही आप एकदम से कुछ इस तरह खुल गई थी कि उसे बिल्कुल याद ना रहा सिरे किस तरह दोहरे होकर एक हो गए थे। और जब उसने गिरा की शक्ल याद करनी चाहिए तो वो उसके जहन से बिल्कुल महव हो चुकी थी, इसलिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसी असना में संदूक के अंदर भिनभिनाती आवाजें ज्यादा वाज़ेह सुनाई देने लगी। नन्ही नन्ही आवाजें, हमें खोल दो, मेहरबानी करके हमें खोल दो। ये क्या हो सकता है? ये किनकी आवाजें हैं? छंगलू ने हैरत से पूछा। मालूम होता है संदूक में कोई जिंदा चीज बंद है, शहजादा परवेज ने कहा। मैं जरूर एक नजर झांक कर देखूंगा, बस सिर्फ एक नजर, और फिर ढकना उसी तरह हिफाजत से बंद कर दिया जाएगा। एक जरा से झांक लेने में तो किसी का नुकसान नहीं। और शहजादा परवेज ने जल्दी से संदूक का ढकना उठा दिया, तो फिजा तारीख हो गई। कुछ देर पहले हल्के हल्के गुराने, भिनभिनाने और बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थीं, जो एकदम फटकर बिजली की गरज बन गई थी। शहजादा परवेज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और ढकने को पूरा खोलकर अंदर झांकने लगा, और ऐसा मालूम हुआ कि पर्दार चमगादड़ से जानवरों का एक टिड्डी दल संदूक में से उड़ा और उससे रगड़ खाता हुआ निकल गया। ठीक उसी वक्त उसको छंगलू के कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे वो तकलीफ में हो। वो चीखा, उफ, मेरे डंक मार दिया, मेरे डंक मार दिया। शहजादा परवेज, तुमने ये संदूक क्यों खोला? शहजादा परवेज ने ढकना गिरा दिया और इधर उधर देखने लगा कि छंगलू को क्या हो गया है। संदूक खुलने से इस कदर अंधेरा हो गया था कि उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि उसमें क्या है, लेकिन उसको एक बड़ी सी खौफनाक भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मक्खियां या देवजाद मच्छर इधर से उधर तेजी से उड़ते फिर रहे हों। इसी असना में अंधेरा कुछ कम हुआ तो उसने छोटी छोटी भयानक शक्लों का एक गोल देखा। उनके पर चमगादड़ों के से थे और उनकी दुमों में लंबे लंबे डरावने डंक थे। उन्हीं में से एक छंगलू के डंक मार रहा था, जिसके दर्द को कम करने के लिए शहजादा परवेज ने छंगलू को लगे डंक पर जादू की जंबील घिसा दी थी, जिससे दर्द फौरन बंद हो गया था। लेकिन वो चुप था और मुंह थथाए बैठा था। एकाएकी संदूक के अंदर से बड़ी नरमी से खटखटाने की आवाज सुनाई दी, तो छंगलू ने सर उठाकर कहा, ये क्या? शहजादा परवेज खामोश रहा, लेकिन उसका ध्यान उधर ही लगा था। इतने में फिर खटका हुआ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई परी अपने नन्हे से हाथ से हल्के हल्के और खुश दिली से खटखटा रही हो।
शहजादा परवेज उस पुरस्कार संदूक पर झुक गया। पूछने लगा, तुम कौन हो? इस संदूक के अंदर तुम कौन हो? उसके जवाब में बड़ी बारीक सी आवाज अंदर से आई, सिर्फ ढकना खोल दो, तुम खुद ही देख लोगे। नहीं नहीं, ढकना खोलने का बदला मेरे साथी को खूब मिल चुका है। बेहुदा जानवर तो संदूक के अंदर रह गया है, अब तू वहीं रहेगा। तेरे बहुत सारे बदशक्ल भाई दुनिया में उड़ते फिर रहे हैं। भूल कर भी ये ना सोच कि मैं अहमक बनकर तुझे खोल दूंगा। मीठी नन्ही आवाज ने फिर कहा, देखो मुझे खोल दोगे तो अच्छा ही होगा। मैं उन बेहुदा जानवरों की तरह नहीं हूं जिनकी दुमों में डंक लगे हैं। मुझे यकीन है कि तुम मुझे खोल दोगे। और वाकई कुछ अजीब खुशकुन जादू था उस आवाज में, जिसने उसके कहे को रद्द करना नामुमकिन बना दिया। संदूक में से जैसे जैसे लफ्ज निकल रहे थे, परवेज का दिल खुद ब खुद नरम होता चला जा रहा था। छंगलू मियाँ, परवेज ने आवाज दी। क्या है शहजादे? उधर से छंगलू की आवाज आई। तुमने ये छोटी सी आवाज सुनी? हाँ सुनी तो जरूर है। तो क्या ढकना फिर खोल दूं? तुम्हारे जी में जो आए करो शहजादे। तुमने जो एक छत्ते का छत्ता दुनिया भर में उड़ने फिरने के लिए छोड़ दिया है, तो भला एक और मुसीबत से आखिर इसमें और कितना इजाफा हो जाएगा। अच्छा तो तुम शहजादे हो, तुम्हारी बातें मैं अंदर से सुन रही हूँ। शहजादे तो बड़े अच्छे हुआ करते हैं। तुम अगर वाकई शहजादे हो तो अपनी अच्छाई का सबूत दो। ढकना खोल दो। तुम्हें आराम पहुंचाने की मुझे जल्दी हो रही है। मुझे बस जरा सी ताजी हवा मिल जाए तो तुम देखोगे मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। छंगलू मियाँ, क्यों अब क्या है शहजादे? कुछ भी हो जाए, मैंने संदूक खोलने का इरादा कर लिया है। चलो तो खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। शहजादा परवेज ने ढकना उठाया तो एक छोटी सी मुस्कुराती और नूर फैलाती परी संदूक में से उड़कर निकली और हवा में पर मारने लगी। वो जिधर जाती रोशनी ही रोशनी हो जाती। आईना धूप में रखकर तुमने जरूर चमकाया होगा और उसकी रोशनी को अंधेरे कोने में नचाया होगा। बस यही कैफियत थी उस अंधेरी फिजा में उस उड़ती हुई परी की। वो उनके सरों पर खुशी से मंडलाती फिरी और उन्हें ऐसी मीठी मीठी नजरों से देखा कि दोनों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ हमने संदूक खोल दिया, वरना ये बेचारी इन बलाओं के साथ कैद रहती जिनकी दुमों में लंबे लंबे डंक हैं। अच्छी परी, हमें ये तो बताओ तुम कौन हो? मैं परिस्तान की नन्ही शहजादी लाला रुख हूं। मुझे मेरी बड़ी बहन सूरजमुखी ने अदावत से इस तलिस्मी संदूक में बंद कर दिया। उड़न खटोले में सवार होकर इस हौज के किनारे उतरी और संदूक को गहरे पानी में फेंक कर चली गई। तुम्हारी बहन तो मालूम होता है बड़ी शरीर है, शहजादा परवेज ने कहा। हाँ बड़ी, वो शरारतों की पुतली है, परी ने कहा। और ये चमगादड़ से जानवर जो तुम्हारे साथ इस संदूक में बंद थे, क्या हैं? शहजादा परवेज ने पूछा। ये दुनिया की बलाएं, वबाएं, बीमारियां, मुसीबतें और मुश्किलें हैं। मुख्तसर ये कि हर वो चीज जिसने उस वक्त से अब तक इंसानों की रूहों और जिस्मों को तकलीफ पहुंचाई है, इस पुरस्कार संदूक में बंद थी। ये संदूक परिस्तान के बादशाह यरमुक को इसलिए दिया गया था कि इसे हिफाजत से रखे ताकि दुनिया के इंसान इन आजारों से बचे रहें। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने शरारत की, मुझे इस पुरस्कार संदूक में बंद करके यहाँ ले आई तो इन आफतों को भी साथ ले आई। संदूक का ढकना खुला तो सब आफतें आजाद हो गईं। अब ये दुनिया में बड़ा कोहराम मचाएंगी। तो अब तुम्हारा परिस्तान में वापस जाने का इरादा होगा? परवेज ने पूछा। और कहाँ जाऊंगी? वहां मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं। ये परिस्तान कहाँ है? यहाँ से कोई 50 मील के फासले पर एक मुर्गजार है, जहाँ सदा बहार फूल खिलते हैं और हर वक्त परिंदे चहचहाते रहते हैं। हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं? परवेज ने पूछा। तुमने पहले ही जो मुझ पर एहसान किया है उसका बदला नहीं चुका सकती। मैं उम्र भर तुम्हारे इस एहसान को ना भूलूंगी। अगर तुम्हें किसी काम में मेरी कभी जरूरत पड़ जाए तो परिस्तान चले आना, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। और ये कहते हुए नन्ही परी हवाओं में उड़ने लगी। उसके परों में खिले हुए धनक से रंग चांदनी में चमक रहे थे। वो परी उस वक्त कोसो कजा मालूम हो रही थी। अब मुझे बड़ा लंबा सफर तय करना है, शहजादा परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। और मुझे बड़ी जल्दी भी है क्योंकि बादशाह का मूस बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मेरे अच्छे दोस्त छंगलू, मैं तुमसे रुखसत होता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। वो दोनों बगलगीर हुए और फिर छंगलू तो बोनो की बस्ती की तरफ लौट गया और शहजादा परवेज ने करमान का रुख किया, क्योंकि वो जल्द वहां पहुंचकर बादशाह की खिदमत में सोने के सेब पेश करना चाहता था। वो पर्दार तिलिस्मी जूते पहने बादलों में उड़ा जा रहा था कि बर्फानी तूफान आ गया।
शहजादा परवेज ने नीचे नजर दौड़ाई तो उसे एक छोटी सी वादी नजर आई जिसमें कोई निस्फ मील चौड़ा गांव था। वो झटपट उस वादी में उतर आया तो एक झील के किनारे उसे एक कुटिया नजर आई। बर्फानी तूफान अभी तेज नहीं हुआ था। वो कुटिया की तरफ बढ़ा। झील में हवा के तुंदो तेज झोंके लहरों को उछाल रहे थे। मछलियां पानियों में कुलबुला रही थीं और झील के किनारे नरसल उगे हुए थे। वो लंबे लंबे कदम लेता हुआ कुटिया के करीब पहुंच गया जिसके अंदर इतनी तेज तूफानी हवा में भी चिराग जल रहा था और अंदर एक बूढ़ा और बुढ़िया बैठे थे। वो दोनों खाना खा रहे थे। शहजादा परवेज को देखकर बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक परदेसी मुसाफिर हूँ। तूफान में पनाह लेना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो जब तक तूफान नहीं ठहरता यहाँ ठहर जाऊं। जरूर, बूढ़े ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारा जी चाहे आराम करो, जब जी चाहे चले जाना। आओ खाना खाओ। बड़ी इनायत है आपकी। खाना तो मैं बस खा कर चला था, शहजादा परवेज ने कहा। तकल्लुफ ना करें साहब, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। सच्चे और खुले दिल से जो मेहमान नवाजी की जाती है उससे खाने में बरकत हो जाती है और मामूली से मामूली खाना भी आसमानी मनोसलवा बन जाता है, बूढ़े ने कहा। और बुढ़िया बोली, मेहमानों की आमद हमारे लिए खुशी का बाइस होती है। हमारे पास थोड़ा सा शहद भी बचा हुआ है और अंगूरों के खोशे भी हैं। फिर तो ये बड़े जोर की दावत हो गई, बड़ी भी शानदार दावत, परवेज ने कहा और तिलिस्मी जूते उतार दिए तो वो खुद ब खुद दीवार से जा लगे। लकड़ी की मेज के बीच में जौ की रोटियां रखी थीं। एक तरफ पनीर के टुकड़े पड़े थे और दूसरी तरफ एक रकाबी में शहद और उसके करीब ही एक रकाबी में अंगूरों के खोशे पड़े थे और दूध की एक मटकी भरी रखी थी। बूढ़े ने दूध का प्याला भरकर मेहमान के आगे रखा तो बुढ़िया ने कहा, मटकी तो खाली हो गई है। हाँ, खाली हो गई है, आज बकरी ने दूध कम दिया था। परवेज ने प्याला उठाया और गटागट दूध पी गया तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। आहा, कितना नफीस दूध है। ऐसा दूध मैंने पहले कभी नहीं पिया। माफ करना, थोड़ा सा और मांगे बगैर नहीं रह सकता। अब के तो शहजादा परवेज ने खूब अच्छी तरह देखा था कि जब बूढ़े ने आखिरी प्याला भरा तो मटकी को औंधा करके एक एक बूंद टपका ली थी। भला अब उसमें और दूध कहाँ से आता। ताहम मुंह से कुछ कहे बगैर बूढ़े ने मटकी उठाई और शहजादा परवेज के प्याले में दूध उंडेलने के लिए उसे झुका दिया। तो ये देखकर परवेज की हैरानी की हद न रही जब प्याले में एकदम से दूध की मोटी सी धार गिरी और उस जोर से कि प्याला लबालब भर गया और दूध उबल कर मेज पर फैल गया। और फिर वो दूध कितना खुशबूदार था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी बकरी ने दिन भर कोई उम्दा से उम्दा घास चरी थी। और फिर शहद, उसके रंग और खुशबू की भला क्या तारीफ की जाए। उसका रंग खालिसो शफाफ सोने जैसा था और उसमें हजारों फूलों की खुशबू थी। और फूल भी वो जिनकी तलाश में शहद की मक्खियों को बादलों से भी ऊंचा उड़ना पड़ा होगा। मेहमान को रोटी और शहद देने के बाद बूढ़े ने अंगूरों का एक खोशा उसकी रकाबी के पास रख दिया। अंगूर का हर दाना पके हुए रस से इस कदर भर गया था कि फटा पड़ता था। और ये बात शहजादा परवेज की समझ में किसी तरह ना आ रही थी कि ऐसे रसीले अंगूर उस खुश्क सी बेल में कैसे लग सकते हैं जो कुटिया की दीवार पर चढ़ी हुई थी। शहजादा परवेज एक एक दाना मुंह में रखता जाता। बड़े उम्दा अंगूर हैं। वो एक एक करके अंगूर खा रहा था लेकिन खोशा था कि कम होने में ना आ रहा था। बड़े मियाँ, ये तो बताओ, इतने अच्छे अंगूर तुम लाए कहाँ से? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी ही बेल के हैं। वो सामने उसकी एक आध शाख खिड़की में से दिखाई दे रही है, मगर मुझे और मेरी बीवी को तो कभी अच्छे नहीं लगे, शहजादा परवेज बोला। मगर जनाब, मैंने तो इनसे बेहतर अंगूर कभी नहीं खाए और जनाब, ये दूध तो लाजवाब है। मैं एक प्याला और पीऊंगा। बड़ी बेतकल्लुफी की माफी चाहता हूँ। शहजादा परवेज ने मटकी उठाई और कुनखियों से उसमें देख लिया और इत्मीनान कर लिया कि उसमें एक कतरा दूध भी नहीं। मगर उसके देखते ही देखते मटकी की तह से एक नन्हा सा सफेद फवारा छूटने लगा और तेजी से मटकी को खुशबूदार और झागों भरे दूध से किनारों तक भरता चला गया। ये गनीमत हुआ कि मारे हैरानी के परवेज के हाथ से ये पुरस्रार मटकी नहीं छूट गई। खाने से फारिग होकर शहजादे पर नींद का गलबा हुआ तो बूढ़े ने उसको एक बिस्तर पर सो जाने को कहा। शहजादा परवेज उस बिस्तर पर लेट गया जबकि कुटिया से बाहर तूफान बड़ा तेज हो गया और तुंदो तेज हवाओं की साएं साएं से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। बहरहाल थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई और फिर सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो ये देखकर सख्त हैरान हुआ
کہ वहां ना तो कुटिया थी, ना कोई अंगूर की बेल, न झील और ना बूढ़ा बुढ़िया। उसे अच्छी तरह याद था कि वो रात एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन इस वक्त वो हरी हरी घास के बिछोने पर एक पेड़ के नीचे पड़ा था, जिसकी शाखों पर चिड़ियां चहचहा रही थी। तूफान गुजर चुका था और हर तरफ सोना सी धूप फैल रही थी। सब कुछ गायब हो जाने से उसने सोचा, उसके तिलिस्मी जूते तो कहीं गायब हो गए। मगर नहीं, वो उसके पाँव में थे। और वो सोचने लगा, ये जूते उसे किसने पहनाए, जबकि ये उसने खुद अपने हाथ से उतारे थे। और वो सोच में पड़ गया। मगर ये सोचों में पड़ने का वक्त नहीं था। वो बहुत जल्दी करमान पहुंचना चाहता था। वो उठा और फिर बादलों में परवास करने लगा। शहजादा परवेज ने करमान पहुंचते ही सुनहरी सेब बादशाह को पेश किए तो उसकी खुशी की इंतहा ही ना रही। कामूस ने अपनी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि शहजादी महलका के सेहतयाब होते ही उसकी शादी शहजादा परवेज के साथ कर दी जाएगी और कामूस की मौत के बाद सल्तनत का वाली शहजादा परवेज होगा। सुनहरी सेब सन्यासी को दे दिए गए थे। उसने सुनहरी सेबों का अरक निकालकर सिर्फ 4 दिन शहजादी को पिलाया तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। तो बादशाह को एक अजीब बात सूझी। उसने दिल में सोचा कि अगर सेबों का अरक एक लाइलाज मरीजा को इतनी जल्दी सेहतयाब कर सकता है तो सेहतमंद इंसान तो इस अरक को पीने से यकीनन कभी बीमार ना होगा। और वो सन्यासी से मशवरा किए बगैर सेबों का अरक पी गया, जिसके असर से उसकी जहनी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई। वो सनकी हो गया और हर बात को कुछ अजीब ही अंदाज से सोचना समझना शुरू कर दिया। कामूस को अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो वो सोना था। अपना शाही ताज और तख्त उसको इसलिए पसंद था कि वो सोने का था। हस्बे दस्तूर वो एक दिन अपने खजाने से लुत्फानंदोज हो रहा था कि उसने सोने के अंबारों पर एक साया पड़ते देखा। और एकदम से जो उसने नजर उठाई तो देखा कि रोशनी की पतली सी धारी में एक अजनबी खड़ा है और जिस मुस्कुराहट से बादशाह को देख रहा था उसमें सुनहरी चमक थी। अगरचे अजनबी का जिस्म रोशनी में हायल था, ताहम यकीन से कहा जा सकता है कि दौलत के अंबारों पर इस वक्त पहले से ज्यादा नूर था। दूर दूर गोशों में रोशनी पड़ रही थी और जब अजनबी मुस्कुराता तो उजाला इस तरह फैलता जैसे शोले भड़क उठे हों या चिंगारियां उड़ने लगी हों। काबूस बादशाह जानता था कि कुफल में कुंजी एहतियात से घुमाई गई थी और किसी इंसानी ताकत की मिजाल नहीं थी कि उसके खजाने में घुस आए। इसलिए उसने नतीजा निकाला कि हो ना हो ये आने वाला कोई माफूकुल फितरत इंसान है। अजनबी ने कमरे में चारों तरफ नजर डाली और जब वो तमाम सोने की चीजें जो वहां मौजूद थीं उसकी पुरनूर मुस्कुराहट से जगमगा उठी तो उसने फिर खामोश की तरफ अपना रुख किया और बोला, तुम बड़े अमीर आदमी हो। जितना सोना तुमने इस कमरे में जमा करने की कोशिश की इतना तो शायद ही पूरी दुनिया की किसी 4 दीवारी में हो। कामूस ने नामुतमईन लहजे में जवाब दिया, खासा जमा किया है मगर यूं देखो तो कुछ भी नहीं है कि इसके जमा करने में मेरी सारी उम्र सर्फ हो गई है। अगर किसी को 1000 साल की जिंदगी मिले तो उसे अमीर होने का वक्त मिल सकता है। अजनबी ने ताज्जुब से कहा, अच्छा तो फिर तुम अब भी मुतमईन नहीं हो? कामोस ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं। अजनबी ने पूछा, अच्छा तो फिर मुतमईन कैसे हो गए? ये बात मैं महज मालूम करने की ख्वाहिश की बिना पर दरियाफ्त कर रहा हूँ। तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे खुशी होगी। कामोस ने कुछ देर तवक्कुफ किया और सोचने लगा। उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि ये अजनबी जिसकी मुस्कुराहट में इतनी सोने जैसी चमक है जरूर कोई जादूगर है और मुझे मेरी दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए सोना बनाने का गुर बताने आया है। यकीनन यही वो खुश नसीबी की घड़ी है कि बात कही और मुराद पूरी हो गई। हाँ कामूस, मैं देखता हूँ कि आखिर तुमने कोई ऐसी बात सोच ली है जिससे तुम मुतमईन हो जाओगे। बताओ क्या चाहते हो? पुरस्रार अजनबी ने पूछा। कामूस ने जवाब दिया, बस सिर्फ ये बात है कि इतनी मेहनत से दौलत जमा करते करते मैं थक गया हूँ, मगर अपनी पूरी कोशिशों का नतीजा जब देखता हूँ तो सोना बड़ा कम नजर आता है। मेरी ख्वाहिश है कि जिस चीज को मैं छूऊं वो सोने की हो जाए। अजनबी ने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं। सुनहरी सेबों का अरक तो तुम्हारे पास मौजूद है बादशाह। लो ये तावीज लो, इसको उस अरक में घोलकर 4 दिन पियो। 5वें दिन तुम जिस चीज को छुओगे सोना बन जाएगी। और याद रखो, जब तुम मनों की मिकदार में सोना बनाने लगो तो मैं तुमसे 40 मन सोना लूंगा। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया।